पेश खिदमत है अंबरनाक मारिया के किस नंबर 85 दमिश्क का चोर। मारिया जहाज की छत पर आ गई। उसने देखा कि 3 आदमी हाथों में छुरे लिए दबे पांव बढ़ रहे हैं। मारिया समझ गई कि ये चोर हैं, चोरी करने जहाज पर आए हैं और जरूरत पड़ने पर दूसरे को कत्ल भी कर देते हैं। मारिया नीचे जाने वाले दरवाजे में खड़ी थी, वो परे हट गई। चोरों ने दाएं बाएं देखा, एक चोर बाहर खड़ा रहा, 2 चोर छुरे लिए नीचे उतर गए। मारिया परेशान हो गई कि ये क्या मुसीबत आन खड़ी हुई है। रात का अंधेरा चारों तरफ फैला था। अरशे पर एक बल्ब जल रहा था, जिसकी हल्की रोशनी में एक चोर दरवाजे से हटकर कोने में बैठा पहरा दे रहा था। मारिया ने उसे कुछ न कहा और नीचे उतर गई। दोनों चोर जहाज के बड़े कैबिन में पहुंचकर चीजों को उलट पलट रहे थे। एक चोर ने कहा, सारा जहाज खाली पड़ा है, मालूम होता तो हम एक बड़ी कश्ती साथ लाते ताकि ये सारा सामान उसमें लाद कर ले जाते। दूसरे ने कहा, हैरानी की बात है, ये जहाज खाली क्यों है, मुझे तो दाल में कुछ काला काला नजर आता है। पहला चोर बोला, यार तुम दाल में काला काला देखते रहो, मैं तो ये दोनों चांदी के गुलदान उठाने लगा हूँ। दूसरे ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है, जरा सब्र करो, पहले दूसरे कैबिनों में देखते हैं। हमें तो कहा गया था कि इस जहाज में डॉलर होंगे, वो कहाँ हैं? मेरा ख्याल है कप्तान के कैबिन के सैफ में रखे होंगे, आओ कप्तान का कैबिन देखते हैं। दूसरा चोर कुछ परेशान था, मेरी समझ में अब भी ये बात नहीं आ रही कि जहाज का अमला और कप्तान वगैरह कहाँ चले गए हैं। इस तरह का खाली जहाज तो मैंने कभी नहीं देखा। पहले ने कहा, मेरा ख्याल है ये लोग जजीरे पर सैरो तफरी करने गए हैं, शायद सुबह को आ जाएं, मगर यहाँ किसी को पहरे पर तो छोड़ जाते, पहरेदार भी नहीं है और जहाज भी जंगी मालूम होता है, दोनों तरफ 6-6 तोपें लगी हैं। दूसरा चोर बोला, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है, चोरी किए बगैर वापस चले जाएं? अरे नहीं नहीं, बल्कि आप तो इस जहाज की एक एक चीज उठा कर ले जाएंगे। ऐसा करते हैं कि इस जहाज पर जो कश्तियां लगी हैं उनमें से एक कश्ती सामान की भर कर ले चलेंगे। तुम ऐसा करो कि कप्तान के कैबिन की तलाश करो, मैं यहाँ की जरूरी कीमती चीजें समेटता हूँ। ठीक है सर। दूसरा चोर मुस्कुराकर सलाम करके आगे बढ़ा। ये लोग जहाज़ों में चोरी करने के आदी थे, उन्हें मालूम था कि कप्तान का कैबिन, मशीन रूम और वायरलेस रूम कहाँ कहाँ होते हैं। चुनाचे दूसरा चोर सीधा दूसरी मंजिल के आखिर में कप्तान के कैबिन के सामने जा खड़ा हुआ। कैबिन का दरवाजा बंद था, चोर ने उसे अंदर धकेला, दरवाजा खुल गया। असल में मारिया ने किसी भी कैबिन को ताला नहीं लगाया था। चोर कैबिन में दाखिल हो गया। कोने में अलमारी पड़ी थी, चोर ने उसे खोलने की कोशिश शुरू कर दी। अलमारी को मजबूत ताला लगा था। उसने भागकर पहले चोर को इतला की कि अलमारी मिल गई है, डॉलर उसी अलमारी में होंगे। दोनों चोर अलमारी के ताले को तोड़ने की कोशिश करने लगे। मारिया कैबिन के अंदर ही खड़ी ये सारा तमाशा देख रही थी। एक चोर ने कहा, भाई ताला बाद में तोड़ लेंगे, पहले कश्ती को समंदर में उतारो और दूसरा कीमती सामान ऊपर पहुंचाओ। अहमक, सबसे पहले करेंसी नोट कब्जे में करने चाहिए। और फिर ताला खुल गया। अंदर एक खाना नोटों से भरा हुआ था। दोनों चोरों की आंखें चमक उठी। माल ही माल, इतना माल, वारे न्यारे हो गए, जल्दी से इसे किसी थैले में डाल लो। उन्हें एक मेज के नीचे पड़ा हुआ थैला मिल गया। थैले में नोट भरे जाने लगे। मारिया ने सोचा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये लोग तो सारा माल समेट कर ले जाएंगे। वो कब तक तमाशा देखती रहेगी। वो बड़े सुकून से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसने कैबिन का आहनी दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। चोर बड़ी खुशी खुशी नोट थैले में डाल रहे थे। अचानक चोरों ने दरवाजा बंद होने और बाहर से ताला लगने की आवाज़ सुनी तो चौंके। ये किसने दरवाज़ा बंद कर दिया? मेरा ख्याल है जहाज़ में कोई है। वो भागकर दरवाजे के पास गए। उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, उसे अपनी तरफ पूरा जोर लगाकर खींचा, मगर लोहे का दरवाज़ा बहुत मजबूत था। वो अपनी जगह से जरा सा भी ना हिला। अब तो चोर परेशान हो गए कि बुरे फंस गए। अब क्या करें उस्ताद, यहाँ कोई अकल लड़ाओ। उस्ताद ने कहा, खामोश रहो, मुझे सोचने दो। मगर सोचने का वहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता था। दरवाज़ा लोहे का था और बाहर से बंद था। उनके पास सिर्फ एक हथौड़ा था। उस हथौड़े से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिशें शुरू हो गईं। हथौड़ा लकड़ी के दस्ते से अलग हो गया, बल्कि लकड़ी का दस्ता टूट गया। चोरों को पसीने आ गए। एक चोर ने माथे का पसीना पोंछ कर कहा, अब क्या करें उस्ताद, मालूम होता है हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ है, हमें जाल में पूरी चालाकी से फंसाया गया है। इस जहाज़ पर ज़रूर कोई है जिसने हमें यहाँ था देखकर कुछ नहीं कहा। जब उसे यकीन हो गया कि अब हम कैबिन में आ चुके हैं और बाहर नहीं जा सकते, तो उसने बाहर से दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया। उस्ताद कुछ करो, नहीं तो यहाँ से छुटकारा नजर नहीं आता। उस्ताद चोर भी बेबस हो गया था। वैसे वो कैबिन में इधर उधर फिर कर दीवारों को टटोल रहा था कि शायद कहीं से बाहर जाने का कोई रास्ता हो, मगर ये कप्तान का कैबिन था और बेहद मजबूत था। उसमें से निकलकर भागने या उसे तोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उन चोरों को कैबिन में छोड़कर मारिया सीधी ऊपर गई ताकि ऊपर जो चोर पहरा दे रहा है उसकी खबर ली जाए। ऊपर वाला चोर बड़ा ताबेदार किस्म का चोर था। जहां उसके साथी छोड़ गए थे उसी जगह खड़ा पहरा दे रहा था। मारिया को पहले तो उस पर बड़ा तरस आया, मगर जब उसके हाथ में चमकता हुआ छुरा देखा तो एक बार तो वो भी काम गई। कमबख्त मुसीबत पड़ने पर यह भी दूसरे की गर्दन काटने से बाज नहीं रहेगा। रात गुजर रही थी। मारिया उस पर हमला करने ही वाली थी कि चोर अपनी जगह से हिला। वो सीढ़ियों वाले दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। असल में वो भी परेशान हो गया था कि उसके साथी इतनी देर से नीचे गए हुए हैं, अभी तक वापस क्यों नहीं आए। उसने दरवाजे में खड़े होकर नीचे झांका। नीचे अंधेरा था। वो सीढ़ी उतरकर राहदारी में आ गया। ये इलाका भी सुनसान था। दूर छत पर एक धीमा सा बल्ब जल रहा था। हर तरफ सन्नाटा था। वो भी हैरान हुआ कि इतनी खामोशी क्यों है।
जहाज के लोग कहाँ चले गए? अगर वो सो रहे हैं तो पहरेदार कहाँ हैं? इस किस्म के जंगी जहाज़ों पर तो रात को पहरेदारों की पूरी पलटन पहरा दिया करती है। जरा आगे जाकर उसने आवाज़ दी, कहाँ हो तुम लोग? उसने आवाज़ दी। कप्तान के कैबिन में दोनों चोरों ने अपने साथी की आवाज़ सुनी तो जल्दी से चिल्लाकर कहा, बाहर से किसी ने ताला लगा दिया है, ताला तोड़कर हमें बाहर निकालो। अभी तोड़ता हूँ उस्ताद। बाहर वाले चोर ने देखा कि ताला बेहद मजबूत और फौलाद का था, उसे तोड़ना आसान काम नहीं था। फिर भी चोर ने उसे तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। कमबख्त, ये तो दरवाजे को खराब कर देगा, मारिया ने सोचा और उससे निमटने का फैसला कर लिया। वो चोर के पीछे आकर खड़ी हो गई। चोर ने छुरा फर्श पर रख दिया था। मारिया ने छुरा उठा लिया। चोर ने छुरा गायब होते देखा तो हैरान हुआ कि छुरा कहाँ चला गया। वो भी सोच ही रहा था कि मारिया ने उसकी गर्दन पर छुरा रखकर कहा, ऊपर चलो जल्दी। चोर को पसीना आ गया। उसे यूं लगा जैसे कोई औरत उसके पीछे खड़ी है। उसने दोनों हाथ ऊपर उठा लिया और कनखियों से पीछे देखा। पीछे कोई भी नहीं था। उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा, सचमुच कोई नहीं था, मगर छुरे की नोक उसे बराबर अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। मारिया ने कहा, तुम मुझे नहीं देख सकते, मैं समंदर की देवी हूँ। ये जहाज मेरा है, मैं तुम्हें हलाक कर सकती हूँ, मगर ऐसा नहीं करूंगी। सिर्फ यही हुक्म देती हूँ कि ऊपर चलो और समंदर में छलांग लगा दो, और तैर कर भाग सकते हो तो निकल जाओ। चोर खामोशी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अरशे पर आ गया। मारिया ने कहा, आप समंदर में छलांग लगा दो। चोर घबरा गया और उसकी टांगें कांप रही थी। उसने भागकर समंदर में छलांग लगा दी और साहिल की तरफ तैरना शुरू कर दिया। मारिया ने छुरा भी उसके पीछे ही समंदर में फेंक दिया। इस चोर से फारे होकर मारिया नीचे आ गई। कैबिन के अंदर दोनों चोर कैद थे और अपने उस साथी को आवाजें दे रहे थे जो समंदर में छलांग लगाकर वहां से फरार हो चुका था। मारिया खामोशी से अपने कैबिन में जाकर बिस्तर पर लेट गई। वो बहुत थक गई थी, उसे नींद आ गई। जब वो सोकर उठी तो दिन निकल आया था। समंदर पर धूप फैली थी। उसने बावर्ची खाने में जाकर अपने लिए चाय बनाई और फिर गुस्ल वगैरह से फारिग होकर कपड़े तब्दील किए। कैप्टन के कैबिन में दरवाजे के करीब जाकर अंदर कैद चोरों की गुफ्तगू सुनने की कोशिश की। मारिया ने सोचा कि इन लोगों को भूख लगी होगी। चुनाचे बावर्ची खाने में जाकर उसने खाने पीने का सामान टोकरी में रखा और एक खुफिया ग्रिल खिड़की में से ये टोकरी अंदर रखकर खिड़की बंद कर दी। चोरों ने जो टोकरी में खाने पीने का सामान देखा तो हैरान भी हुए और खुश भी हुए। ये कोई पुरस्कार आदमी है जो हमें यहाँ कैद रखना चाहता है। मालूम होता है कि आदमी हमसे कोई काम लेना चाहता है, मगर हमारा साथी बदबख्त कहाँ चला गया? उसकी तो फिर आवाज़ तक सुनाई नहीं दी। आखिर कहाँ चला गया? मेरा ख्याल है उसे इस पुरस्कार आदमी ने भगा दिया होगा। खुदा जाने हमारे साथ क्या सलूक होगा। बड़ी मनूस खड़ी थी जब हमने इस जहाज़ का रुख किया था। अब तो इस जेल खाने से छुटकारा मुमकिन नजर नहीं आता। बहरहाल अभी तो ये नाश्ता जहर मार करो, बाद में देखा जाएगा। वो नाश्ता करने लगे। उधर वायरलेस पर सिग्नल की आवाज़ आई। मारिया ने सिग्नल सुना। उधर से बूढ़ा इंजीनियर बोल रहा था, हेलो मारिया बेटी, मैं यहाँ से रवाना हो रहा हूँ। मारिया ने खुश होकर कहा, बड़ी अच्छी बात है, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। हमें अब यहाँ से कूच करना होगा। इंजीनियर ने हंसकर कहा, किधर का इरादा है बेटी? रूस जाएंगे। अरे रूस किस लिए जाएंगे? मारिया ने कहा, बाबा आप आएंगे तो आपको बताऊंगी। ठीक है, मैं आज शाम तक पहुंच जाऊंगा। सिग्नल बंद हो गए। मारिया को अंबर के सिग्नल का भी इंतजार था, मगर वो ना आया। शाम को इंजीनियर भी पहुंच गया। उसने बताया कि डॉक्टर दोस्त ने अपनी बेटी को कबूल कर लिया है। माँ बेटी के मिलने का मंजर बड़ा दर्दनाक था। दोनों गले लगकर देर तक रोती रहीं। उन्होंने शायद एक दूसरे को पहचान लिया था। मारिया ने कहा, चलो अच्छा हुआ, माँ बाप को उनकी बिछड़ी बेटी मिल गई। इंजीनियर ने पाइप सुलगाकर कहा, अब रूस का प्रोग्राम कैसे बन गया? मारिया ने उसे अंबर के सिग्नल के बारे में सब कुछ बता दिया। इंजीनियर ने कहा, बेटी यहाँ से रूस जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि जापान के समंदर से होकर कुतुब शुमाली के मशरकी इलाके यानी बज़स के बर्फपोश मैदानों के पास बर्फानी समंदर में जहाज को खड़ा कर दिया जाए और खुद वहां से साइबेरिया के मैदानों को बूर करके मॉस्को पहुंचा जाए। मारिया ने कहा, हमें मॉस्को जाने की जरूरत नहीं है। अंबर ने कहा है कि वह साइबेरिया के इलाके में किसी जगह हमें मिल जाएगा। किसी जगह से क्या मुराद है? साइबेरिया तो बहुत बड़ा वसी इलाका है। साइबेरिया पहुंचकर हमें यह मालूम करना होगा कि खलाई स्टेशन कहाँ है, क्योंकि अंबर को उसी जगह खलाई स्टेशन से उतार कर रखा जाएगा। इंजीनियर ने कहा, मारिया बेटी, ये तो बड़ी खतरनाक जासूसी करनी पड़ेगी। खलाई स्टेशन के इर्द गिर्द किसी गैर मुल्की का बगैर इजाजत पहुंचना बहुत बड़ा जुर्म है। मारिया ने कहा, अभी हमें हर हालत में वहां तक जाना और अंबर को वहां से निकाल कर लाना होगा। तुम तो बड़ी आसानी से पहुंच जाओगी क्योंकि तुम किसी को दिखाई नहीं देती। हाल बता, मैं जरूर पकड़ा जाऊंगा। मारिया ने कुछ सोचकर कहा, तो फिर ऐसा करेंगे कि तुम जहाज में ही रहना, मैं अकेली खलाई स्टेशन पर जाकर अंबर को अगवा करके ले आऊंगी। मगर बेटी, तुम अकेली ये काम कर सकोगी? बाबा, मैंने बड़े बड़े काम अकेले किए हैं, मैं ये काम भी बड़ी आसानी से कर गुजरूंगी। ये तो मेरे अपने भाई का मामला है। बेहतर है हम कल सुबह यहाँ से कूच कर जाएंगे। मारिया बावर्ची खाने में खाना तैयार करने लगी और इंजीनियर मुंह हाथ धोकर कप्तान के कैबिन की तरफ आ गया। यहाँ आकर उसने ताला लगा देखा तो चाबी लेने के लिए वापस हुआ ही था कि उसे अंदर से आवाज आई, कमबख्त, बुरे फंसे यहाँ, भूख से मेरी तो जान निकली जा रही है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इंजीनियर भागकर मारिया के पास गया। कैबिन में 2 चोर आ गए हैं। मारिया हंस दी और फिर उसने सारी कहानी सुना डाली। इंजीनियर ने हंसकर कहा, बेटी, उन्हें ख्वामखा कैद में रखने की भला क्या जरूरत है, उन्हें छोड़ देना चाहिए। छोड़ देंगे, जाकर ये लें चाबी। इंजीनियर चाबी लेकर कैबिन की तरफ गया। एहतियातन मारिया भी उसके पीछे पीछे गई, इस ख्याल से कि कहीं चोर इंजीनियर को अकेला देखकर हमला न कर दें। इंजीनियर ने कैबिन का ताला खोलकर दरवाजा खोल दिया।
चोरों ने बूढ़े इंजीनियर को सामने देखा तो एकदम दीवार के सामने लगकर खड़े हो गए और छुरे तान लिए। खबरदार जो आगे बढ़े, इंजीनियर ने कहा। बकवास बंद करो और यहाँ से भागो, मैंने तुम्हारी जान बख्शी करा ली है। चोरों ने एक दूसरे को देखा, फिर आगे बढ़कर इंजीनियर पर हमला करने वाले थे कि मारिया ने एक चोर की कमर पर लात मारकर उसे गिरा दिया। दूसरे चोर को गर्दन से पकड़कर एक झटका दिया और उसका सर दीवार से जा टकराया। बदबख्तो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया और तुम मेरे अंकल को मारने लगे थे। अब तुम्हारी यही सजा है कि यहाँ से निकलकर ऊपर अर्शे पर चलो और समंदर में कूद जाओ। चोर एक ऐसी लड़की की आवाज़ सुन रहे थे जो उन्हें नजर नहीं आ रही थी। उनके लिए यही बात काफ़ी परेशान कर देने वाली थी। वो थर थर कांपने लगे। मारिया ने एक की गर्दन पर हाथ मारकर कहा, जल्दी चलो ऊपर। दोनों चोर सर झुकाकर ऊपर अर्शे पर आ गए। मारिया ने कहा, समंदर में कूद जाओ। दोनों समंदर में कूद गए। मारिया और इंजीनियर कुछ दूर तक उन्हें समंदर में तैरते देखते रहे। फिर वो नीचे बड़े कमरे में आकर बैठ गए। उन्होंने खाना खाया और काफ़ी पीते हुए अपने नए सफ़र और नई मंजिल के बारे में बातें करने लगे। इंजीनियर कह रहा था, सफ़र काफ़ी लंबा है, हमें सिंगापुर से जहाज़ में तेल डलवाना होगा, ज़रूरी सामान भी वहीं से खरीदना होगा। मारिया बोली, बेहतर है, ऐसा ही करेंगे। अंदाज़ा है कि हमें साइबेरिया की सरहदों तक पहुँचते पहुँचते 2 महीने लग जाएंगे। उफ, ये तो बड़ी देर हो जाएगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता बाबा कि हम उससे पहले अंबर के पास पहुँच जाएं? फिर तो हमें हवाई जहाज़ पर सफ़र करना होगा, वो भी हमें मॉस्को पहुँचाएगा। फिर वहाँ से खलाई स्टेशन का पता मालूम करके वहाँ जाना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि हम अपने बहरी जहाज़ में ही ऊपर से होकर साइबेरिया के मैदानों में पहुँच जाएं। हाँ, इसी तरह से अच्छा भी लगता है। अब कहाँ मैं हवाई अड्डों और हवाई जहाज़ों में मारी मारी फिरूंगी। मुझे तो मालूम ही नहीं कि कौन सा जहाज़ किस जगह से जाता है, इंजीनियर ने कहा। और फिर रूस में दाखिल होना और दाखिल होकर बाहर निकलना बड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल तुम्हारे लिए इसलिए आसानी होगी कि तुम गायब औरत हो। तो क्या ख्याल है, हम आज की रात यहाँ से कूच ना कर जाएं? आखिर हम सुबह का इंतजार किस लिए करें? जैसे तुम्हारी मर्जी बेटी, मैं तैयार हूँ। बस फिर ठीक है, आज रात ठीक 12 बजे हम जापानी समंदर की तरफ सफ़र शुरू कर देंगे। ओके। रात को ठीक 12 बजे इंजीनियर ने जहाज़ के दोनों इंजन चला दिए। जहाज़ का लंगर पहले ही उठा दिया गया था। जहाज़ ने समंदर में वापस घूमकर अपना रुख सिंगापुर की तरफ कर लिया। उधर जरा अंबर की भी खबर लेते हैं। अंबर रूसी खलाई जहाज़ में ज़मीन के गिर्द आखिरी चक्कर लगा रहा था कि उसने खला में एक तेज़ रोशनी अपनी तरफ बढ़ती देखी। उसने जहाज़ की शीशे वाली गोल खिड़की में से झांक कर देखा। एक अजीब सा जहाज़ उसकी तरफ आ रहा था। फिर अचानक उसे आवाज़ सुनाई दी, हेलो रूसी खलाई जहाज़, हेलो। अंबर ने वायरलेस पर राब्ता कायम करते हुए कहा, हेलो, मैं रूसी खलाई जहाज़ से अंबर बोल रहा हूँ, तुम कौन हो, जल्दी बताओ। दूसरे जहाज़ से आवाज़ आई, मैं अमेरिकी खलाई जहाज़ से बोल रहा हूँ, मेरा जहाज़ रास्ता भटक गया है, मैं 1 महीने से यहाँ भटक रहा हूँ, मेरे पास खाने को भी अब कुछ नहीं रहा, क्या तुम मुझे अपने जहाज़ में उतार सकते हो? अंबर ने कहा, चूंकि तुम तकलीफ में हो इसलिए तुम्हें अपने जहाज़ में लाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे जहाज़ के दरवाजे के साथ अपना दरवाज़ा मिलाने की कोशिश करने लगा हूँ। अंबर ने अपने खलाई जहाज़ का रुख अमेरिकी खलाई जहाज़ की तरफ फेर कर उसके दरवाजे की तरफ खिसकना शुरू कर दिया। काफ़ी मेहनत के बाद अंबर अपने जहाज़ के दरवाजे को अमेरिकी खलाई जहाज़ के दरवाजे के साथ लगाने में कामयाब हो गया। बीच में से दोनों दरवाजे उठा दिए गए और अमेरिकी खलाबाज अंदर आ गया। उसके अंदर आते ही अंबर ने अपने जहाज़ का दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने जहाज़ को अमेरिकी खलाई जहाज़ से अलग करके दूर ले गया। अब वो अपना आखिरी चक्कर पूरा कर चुका था और नीचे रूस से सिग्नल आना शुरू हो गए थे। अमेरिकी एक नौजवान खलाबाज था। अंदर आते ही दोनों ने हाथ मिलाए। अमेरिकी ने कहा, मेरा नाम जेरी है। अंबर ने कहा, मेरा नाम अंबर है। जेरी बोला, तुम्हारा रंग सांवला है, तुम यूरोप के नहीं लगते, तुम रोमन भी नहीं हो, फिर तुम कौन हो? अंबर ने कहा, मेरे भाई, ये मत पूछो कि मैं कौन हूँ, बस इतना ही कहूँगा कि मैं रूसी साइंसदानों की तरफ से खलाई तहकीक के लिए खला में आया हूँ और अब वापस रूस सरजमीन पर जाने वाला हूँ। अमेरिकी खलाबाज जेरी परेशान हो गया। ये तो बड़ी बुरी बात हुई, मैं तो आसमान से गिरकर खजूर में अटक गया हूँ। रूस वाले तो मुझे नीचे उतरते ही गिरफ्तार कर लेंगे, फिर मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। अंबर ने कहा, खला में भटक भटक कर मर जाने से तो बेहतर है कि तुम रूस पहुंच जाओ। कम से कम जमीन पर रहोगे तो खाने पीने को मिलता रहेगा और फिर तुम किसी भी वक्त फरार हो सकते हो। अमेरिकी खलाबाज जेरी खामोश हो गया। वो फंस चुका था, अब खला से बाहर नहीं जा सकता था। उसे मजबूरन अंबर के साथ ही रूस की सरजमीन पर उतरना था। नीचे से सिग्नल आने लगे थे और अंबर को उतरने के लिए तैयार किया जा रहा था। अंबर ने नीचे वालों को बता दिया था कि उसके साथ एक अमेरिकी मेहमान भी है। रूसी साइंसदान तो परेशान हो गए। मेहमान? अमेरिकी मेहमान? कैसा मेहमान? कहाँ से आ गया ये? अंबर ने बताया कि वो खला में रास्ता भूल गया था और भटक रहा था कि मैंने उसे अपने जहाज पर पनाह दी। मैं इंसानी हमदर्दी के जज्बे से मजबूर हो गया था। अब नीचे से किसी ने कोई बात उस अमेरिकी जहाज के बारे में ना की। बहरहाल उन्होंने फैसला कर लिया था कि जो ही वो नीचे आएगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपनी इस बदकिस्मती का अमेरिकी खलाबाज जेरी को भी इल्म था, मगर उसके पास सिवाय इसके और कोई चारा नहीं था कि खला में भटक भटक कर मर जाने से बेहतर था कि वो रूसी कैद खाने में चला जाए। कम से कम यहाँ से फरार होने की उम्मीद तो थी। आखिरी चक्कर पूरा करते हुए अंबर जब जापान के करीब से गुजरा तो उसने सिंगापुर के समंदर में मारिया के बहरी जहाज को देखा। अंबर को गर्चे रूसी संस्थानों ने सख्ती से मना किया हुआ था कि वो नीचे किसी को सिग्नल नहीं करेगा, मगर मारिया के जहाज को देखकर वो ना रह सका और उसने ऊपर से गुजरते हुए मारिया को सिग्नल पर कह दिया कि वो खलाई स्टेशन पर उतरा है। मारिया ने भी कह दिया कि वो आ रही है। खलाई स्टेशन रूस के दूर दराज इलाके साइबेरिया से 1000 मील दूर एक वीरान इलाके में था। रूसी साइंसदानों ने बड़ी महारत से अंबर का खलाई जहाज जमीन पर उतार लिया।
अंबर के साथ अमेरिकी खलाबाज जेरी भी बाहर निकला। जेरी को उसी वक्त गिरफ्तार करके पीछे किसी नामालूम मुकाम पर पहुंचा दिया गया। अंबर को खलाई स्टेशन में रात भर आराम करने दिया। दूसरे रोज उसे भी पीछे स्टालिनग्राड के एक तहखाने की लेबोरेटरी में पहुंचा दिया गया। यहाँ उस पर तजर्बे शुरू हो गए। अंबर को मालूम था कि मारिया उसकी तलाश में साइबेरिया के खलाई स्टेशन पर आएगी, इसलिए वो भी पहुंचना चाहता था। मगर रूसी साइंसदान के तजर्बे खत्म नहीं हो रहे थे, बल्कि तजर्बे लंबे होते जा रहे थे। आखिर एक रोज अंबर ने वहां से फरार होने का फैसला कर लिया। उसके गिर्द सख्त पहरा लगा दिया गया था, उसका वहां से निकलना मुश्किल था। फिर भी आधी रात को उसने अपने कमरे की एक खिड़की को तोड़ डाला। बरामदे में एक रूसी सिपाही पहरा दे रहा था। अंबर ने पीछे से उसके सर पर एक ऐसी जरब लगाई कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अंबर ने उसकी वर्दी पहनकर मशीन गन हाथ में पकड़ ली और इधर उधर टहलने लगा। फिर मौका पाकर वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर लिफ्ट के पास आ गया। यह लिफ्ट खाली पड़ी थी। अंबर उसमें सवार हो गया। लिफ्ट ने उसे इमारत की पहली मंजिल पर पहुंचा दिया। अंबर को एक सिपाही ने देखा तो उसे रूसी समझकर कुछ न कहा, सिर्फ करीब से गुजरते हुए सलाम किया, जिसका जवाब अंबर ने भी रूसी जुबान में दिया और इमारत के सदर दरवाजे पर आ गया। यहाँ उसने सड़क पर देखा। सड़क सख्त सर्दी में सुनसान थी। काली सर्द रात बादलों से भरी हुई थी और ऐसा लगता था कि अभी बर्फ गिरना शुरू हो जाएगी। अंबर इमारत से बाहर आ गया। उसके पास रूसी रुपए थे, जिसको रोबल कहते हैं। वो यहाँ से रेलवे स्टेशन पर जाना चाहता था। वो सड़क के फुटपाथ पर चलने लगा। इतने में बर्फ गिरना शुरू हो गई। बर्फ के नरम नरम सफेद सफेद रुई के गाले आसमान से शहर की इमारतों और सड़कों पर बरसना शुरू हो गए। एक टैक्सी अंबर के करीब से गुजरी तो उसने हाथ से उसे रोक लिया। उसमें सवार होकर अंबर ने कहा, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर ज्यादा रश नहीं था, बल्कि कुछ मुसाफिर यहाँ वहाँ आराम कर रहे थे। अंबर ने रेलवे टाइम टेबल पढ़ा। मालूम हुआ कि वो रेलगाड़ी जो साइबेरिया की तरफ जाती है कोई 3 घंटे बाद आएगी। अंबर वेटिंग रूम में जाकर कोने में बैठ गया। लोगों ने उसे देखा और ये समझ गए कि अपने अपने कामों में लग गए कि रूसी सिपाही है। खुदा खुदा करके 3 घंटे गुजर गए। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर वहां आकर रुक गई। अंबर एक डिब्बे में सवार हुआ और कोने में जाकर बैठ गया। कुछ देर के बाद इंजन ने सीटी बजाई और वो छक छक करती रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से खिसकने लगी। साइबेरिया तक का सफर बड़ा लंबा था और उस गाड़ी ने 4 रोज के बाद साइबेरिया के एक वीरान से स्टेशन पर पहुंचना था। अंबर सफर करने पर मजबूर था। उसे मालूम था कि मारिया उसके खलाई स्टेशन के इर्द गिर्द ही पहुंचेगी। सफर करते करते उसे 2 रोज हो गए। दूसरी तरफ उसके फरार का इल्म हो चुका था। उसकी तस्वीर जगह जगह पहुंचा दी गई थी और लोगों को खबरदार कर दिया गया था कि एक खतरनाक जासूस कैद से भाग गया है। उसे जहां कहीं भी पाओ फौरन गिरफ्तार कर लो। अंबर ने स्टेशन पर उतरकर अखबार में अपनी तस्वीर देखी तो मुंह के आगे हैट का छज्जा करके वहां से दूसरी तरफ चला गया। ये बड़ी खतरनाक बात हुई। उसकी तस्वीर अखबारों में आ गई थी। उसे किसी जगह पर भी गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, लेकिन उसका सफर खोटा हो सकता था। वो परेशान जरूर हो सकता था और मारिया से दूर भी हो सकता था। अब गाड़ी साइबेरिया के बर्फपोश मैदानों में दाखिल हो चुकी थी। यहाँ हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी। देर बाद कोई छोटा सा स्टेशन आता। गाड़ी सख्त सर्दी में थोड़ी देर को रुकती और फिर आगे रवाना हो जाती। यहाँ कोई स्टॉल भी नहीं था, अखबार भी नहीं थे। मुसाफिर भी गरीब किस्म के थे। उनको कोई खबर नहीं थी कि एक जासूस कैद से भाग गया है, बल्कि वो अंबर की वर्दी देखकर कुछ मरूफ से हो जाते थे। अंबर का रंग सांवला देखकर भी ताज्जुब करते थे। आखिर एक रेलवे स्टेशन मास्टर ने पूछ ही लिया कि वो कौन है। अंबर ने कहा, अंधे हो गए क्या, देखते नहीं कि मैं रूसी सिपाही हूँ? वो बोला, लेकिन तुम्हारा रंग रूसियों की तरह गोरा नहीं है। अंबर ने कहा, मैं मगरबी रूस का रहने वाला हूँ, जहाँ गर्मी पड़ती है। फिर मैं ज्यादा अरसा मिस्र में रहा हूँ, रूसी सिफारत खाने में। अब समझे तुम कि मेरा रंग सांवला क्यों है? स्टेशन मास्टर ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन आप वर्दी में इस इलाके में क्या कर रहे हैं? शट अप। अंबर ने रोब से कहा, मैं खास ड्यूटी पर हूँ। खास ड्यूटी की रूस में बड़ी दहशत थी। जब कोई ये कहता कि मैं खास ड्यूटी पर हूँ तो इसका मतलब ये होता कि वो खुफिया फौज का आदमी है और जिसको चाहे गिरफ्तार करवा सकता है। स्टेशन मास्टर ने कोई बात न की। अंबर अपने डिब्बे में जाकर सवार हो गया। ट्रेन वहां से भी रवाना हो गई। चौथे रोज अंबर साइबेरिया पहुंच गया। ये एक बड़ा ही सर्द और बड़ा ही वीरान इलाका था। दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ थी। बर्फ के मैदान जहां तक नजर जाती वहां तक चले गए थे। सर्दी इस कदर ज्यादा थी कि अगर अंबर के जिस्म में खून होता तो वो जरूर जमकर बर्फ बन जाता। अंबर को ज्यादा सर्दी नहीं लग रही थी। वो स्टेशन के वेटिंग रूम में चला गया। उसने गुस्ल किया और कपड़े तब्दील कर लिए। ये कपड़े एक आम रूसी मजदूर किस्म के थे जो उसने रास्ते में एक स्टेशन से खरीदे थे। लंबा गर्म कोट, गर्म टोपी, समूर की और गर्म पतलून, इस तरह से उस पर शक भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन रूसी हुकूमत अंबर की तलाश में थी और उसने जगह जगह उसके फरार की इतला कर दी थी। साइबेरिया के खलाई स्टेशन पर भी इतला आ चुकी थी। अंबर ने महसूस किया कि अगर वो इसी हुलिये में चलता फिरता रहा तो जरूर पकड़ा जाएगा और हो सकता है कि इस दफा रूसी साइंसदान उसे कहीं गैस सुंघाकर बेहोश कर दें और वो बेबस हो जाए। खलाई स्टेशन यहाँ से 500 मील दूर एक ऐसे इलाके में था जहाँ कोई आबादी नहीं थी। वहां तक सिर्फ एक छोटी सी सड़क जाती थी जिस पर कभी कभी कोई ट्रक आता नजर आ जाता था। खलाई स्टेशन का अमला ज्यादातर हेलीकॉप्टरों से आता जाता था। अंबर ने सोचा कि अपनी मंजिल पर वो पैदल तो पहुंच नहीं सकता। हेलीकॉप्टर यहाँ कहीं नजर नहीं आता। ट्रक अगर कोई मिल जाए तो उस पर सवार होकर वो रास्ता तय कर सकता था। उसने बर्फ के मैदान में जाती पतली सी सड़क पर चलना शुरू कर दिया। उसे उम्मीद थी कि रास्ते में उसे कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ।
अंबर को चलते चलते रात पड़ गई और ना कोई ट्रक मिला और ना कोई भूली भटकी जीप या छकड़ा ही उधर से गुजरता मिला। अंबर बड़ा परेशान हुआ कि खुदा जाने उसे कब तक इसी तरह पैदल चलना होगा। आखिर उसे रात के अंधेरे में दूर एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा कि जरूर ये कोई कस्बा वगैरह होगा जहां से वो और कुछ नहीं तो कोई घोड़ा वगैरह ही खरीद लेगा। रोशनी करीब आती गई तो वो एक खंबे में तब्दील हो गई। एक चौकोर एक मंजिल टीन की छत वाली इमारत थी जिसके सामने खंबे पर एक बल्ब जल रहा था। अंबर थक गया था, उसको अब आराम की जरूरत थी। इमारत का दरवाजा आधा बर्फ में धंसा हुआ था। साफ लगता था कि किसी ने अरसा हुआ उसे नहीं खोला था। तो फिर ये बल्ब कौन रोशन कर गया है? उसने देखा कि बिजली की तार जमीन के अंदर चली गई है। इसका मतलब ये था कि बिजली पीछे से आ रही थी। अंबर ने दरवाजे को गौर से देखा, वो आधा बर्फ में डूबा हुआ था, या यूं समझ लें कि बर्फ आधे से दरवाजे से जरा नीचे तक ऊपर चढ़ाई थी। अंबर ने पीछे जाकर देखा कि शायद कहीं कोई रास्ता मिल जाए अंदर जाने का। वहां सिर्फ एक खिड़की थी जो बंद थी। अंबर ने उसे धक्का दिया तो वो खुल गई। अंबर ने अंदर झांक कर देखा, अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। वो खिड़की से कूद कर अंदर चला गया। अंधेरे में हाथ को हाथ सुझाई न देता था। अंबर ने जेब से दिया सलाई निकाल कर जलाई। उसे सामने कॉर्निस पर एक लंबी मोमबत्ती नजर आई। उसे रोशन किया गया तो एक छोटा सा ठंडा कमरा ठंडी ठंडी रोशनी से बेदार हो गया। कमरे में जमीन पर हिरन की एक खाल बिछी थी। बीच में गोल मेज और इर्द गिर्द 4 लकड़ी की कुर्सियां थी। सामने दरवाजा था जो दूसरे कमरे में खुलता था। अंबर ने धक्का देकर दरवाजे को खोल दिया। दूसरी तरफ अंधेरा था। अंबर ने कॉर्निस से मोमबत्ती उठाई और उसकी रोशनी अंदर डाली। एक बार तो वो डर कर पीछे हट गया। उसने दोबारा रोशनी अंदर डाली तो क्या देखता है कि जमीन पर एक मरियल सा हड्डियों का ढांचा पड़ा है। अंबर ने मोमबत्ती कॉर्निस पर रख दी और उस ढांचे पर झुक गया। ये एक औरत थी जो मौत के करीब पहुंच चुकी थी। अंबर ने जल्दी से अपने थैले में से पानी निकालकर उसके हलक में टपकाया। औरत ने आंखें खोलकर देखा। अंबर ने उसे खाने को डबल रोटी और बिस्किट दिया। थोड़ा सा खाकर औरत को होश आ गया। उस औरत के पांव जंजीर के साथ एक खंबे से बंधे हुए थे। अंबर ने जंजीर तोड़कर औरत को आजाद किया और पूछा, बहन तुम कौन हो? औरत ने कहा, मेरा नाम समरीना है, मैं बुखारा की रहने वाली हूँ। रूसियों ने मुझे और मेरे भाई को जासूसी के इल्जाम में यहाँ कैद कर रखा है। अंबर ने पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? समरीना ने कहा, इसी इमारत के एक तहखाने में। वो सामने दीवार में से एक रास्ता नीचे जाता है। अंबर जल्दी से नीचे गया। यहाँ भी अंधेरा ही अंधेरा था। अंबर ने मोमबत्ती रोशन की तो देखा कि एक नौजवान लड़का जंजीरों से बंधा फर्श पर पड़ा था। वो भी मरने ही वाला था। अंबर ने उसे भी खाने पीने को दिया तो उसे होश आ गया। अंबर उसे ऊपर ले आया। दोनों बहन भाई आजाद हुए तो उन्हें कुछ होश आया। अंबर वहां 4 रोज तक रहा। दोनों की जान में जान आ गई। वो कई रोज से भूखे प्यासे थे। लड़के का नाम उमर था। 1 हफ्ते के बाद दोनों चलने फिरने के काबिल हो गए। तो अंबर ने कहा, अब तुम ये बताओ कि तुम्हें कहाँ छोड़ दिया जाए? समरीना बोली, इस मुल्क से बाहर कहीं छोड़ दो, क्योंकि यहाँ ये लोग हमें फिर पकड़ लेंगे और आपके जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अंबर ने कहा, मैं खुद आगे जा रहा हूँ। यहाँ से तुम्हें किस मकाम से बॉर्डर क्रॉस करा सकता हूँ? लड़का बोला, यहाँ से 1 हफ्ते की राह पर चीन का बॉर्डर है। अगर हम चीन पहुंच जाएं तो वहाँ हमारे कुछ मुसलमान रिश्तेदार रहते हैं, वो हमें अपने पास रख लेंगे। ठीक है, मगर सवाल यह है कि हम पैदल ये रास्ता तय नहीं कर सकते। किसी सवारी का इंतजाम करना पड़ेगा और सवारी यहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आती। खुराक भी मेरे थैले में सिर्फ 1 दिन की बाकी रह गई है। समरीना ने कहा, हमें खुदा पर पूरा भरोसा है, वही हमारी मदद करेगा। तुम सिर्फ 1 रोज और ठहर जाओ। दूसरे रोज दोपहर के बाद ऐसा हुआ कि बाहर किसी ट्रक के रुकने की आवाज आई। समरीना और लड़का डर गए। शायद रूसी सिपाही आ गए हैं। तुम यहीं ठहरो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। अंबर ये कहकर बाहर आया तो उसने देखा कि एक फौजी ट्रक इमारत के सामने सड़क पर रुका खड़ा है और उसमें से 2 मोटे मोटे रूसी सिपाही नीचे उतरकर इमारत की तरफ आ रहे थे। अंबर ने जल्दी से अंदर आकर कहा, तुम्हारा ख्याल ठीक निकला, 2 सिपाही इधर आ रहे हैं, अब क्या होगा? समरीना कांपने लगी। अंबर ने उसे हौसला देते हुए कहा, तुम दोनों नीचे चले जाओ, जल्दी करो। समरीना अपने भाई को लेकर नीचे तहखाने में चली गई। अंबर दूसरी तरफ खिड़की से निकलकर बाहर दरवाजे के साथ लगकर खड़ा हो गया। दोनों रूसी मशीन गने कंधों से लटकाए बातें करते, सर्दी से हाथ रगड़ रगड़ कर गर्म करते अंदर आ गए। अंबर खिड़की से हटकर दरवाजे के पास आ गया और फिर उसने बाहर जाकर ट्रक को देखा। उसमें बहुत सा सामान भरा हुआ था। शायद रूसी सिपाही खलाई स्टेशन वालों के लिए सामान खुराक ले जा रहे थे। अंबर को फिक्र हुआ कि कहीं वो दोनों सिपाही समरीना और उसके भाई को न ढूंढकर गोली मार दें। बस वो जल्दी से इमारत की तरफ लपका। उसने खिड़की में से देखा कि दोनों सिपाही गोल मेज के आगे कुर्सियों पर बैठे आराम कर रहे थे। इतने में एक सिपाही ने उछलकर कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई इंसान छुपा हुआ है। कैसे? कहाँ? मुझे किसी इंसान की बू आ रही है। इंसान तो मैं भी हूँ। नहीं, जरा ठहरो। और वो सिपाही दीवार के पास गया। यहाँ से एक रास्ता नीचे तहखाने को जाता था। उसने पाँव मारकर दरवाजा खोल दिया, नीचे गया और थोड़ी देर में समरीना और उसके भाई को मशीन गन दिखाकर ऊपर ले आया। दूसरा सिपाही भी उठकर खड़ा हो गया। अरे ये तो बुखारा की जासूस औरत है और इसका साथी भाई है। इन्हें तो जिला वतन किया गया था। हाँ, और ये इस तहखाने में पड़े हैं। चलो इन्हें बाहर ले जाकर गोली मार देते हैं। बिल्कुल ठीक है, बाहर लेकर चलो। इन्हें ट्रक के साथ बांध दो, मैं गोली चलाऊंगा। अंबर होशियार हो गया। जो ही दोनों सिपाही समरीना और उसके भाई को लेकर इमारत से बाहर निकले, अंबर ने एक सिपाही को ठुड्डा मारकर गिरा दिया और उसकी मशीन गन अपने हाथ में ले ली। मगर इस दौरान में दूसरे सिपाही ने अंबर पर मशीन गन की बौछार मारी और जाने कितनी गोलियां अंबर के जिस्म से टकराकर बर्फ पर गिर पड़ी।
अंबर मुस्कुराया और उसने मशीन गन सीधी करके बाड़ मारी तो सिपाही बर्फ पर गिरकर तड़पने लगा। दूसरे सिपाही ने समरीना पर गोली चलानी चाहिए, मगर पिस्तौल उसके हाथ में ही पकड़ा रह गया और वो भी मशीन गन की बाढ़ से अगले जहान चला गया। अंबर ने कहा, जल्दी से ट्रक पर आ जाओ। समरीना, उसका भाई और अंबर ट्रक पर चढ़ गए। उन्होंने बक्स और थैले खोलकर देखे। खाने पीने का बेशुमार सामान भरा पड़ा था। गर्म समोरियां, सदरियां और कोट भी थे। उन्होंने सबसे पहले तो खूब पेट भरकर खुश गोश्त खाया और दूध पिया, फल उड़ाए और फिर गर्म समूर की सदरियां और गर्म कोट पहन लिए। अंबर ने पेट्रोल देखा तो वो बहुत काफ़ी था। उसने कहा, समरीना, तुम लोग ट्रक में सवार हो जाओ, खुदा ने तुम्हारी दुआ सुन ली है। ये ट्रक तुम्हें चीन की सरहद तक बड़ी आसानी से छोड़ सकता है। क्या तुम ट्रक चला लेती हो? हाँ, बस फिर मुझे तुम रास्ते में खलाई स्टेशन के इलाके में उतार देना और खुद ये ट्रक लेकर चीन की सरहद की तरफ निकल जाना, ठीक है ना? जी हाँ, शुक्रिया आपका। आप ना होते तो आज हम इस दुनिया में ना होते। खुदा ने आपकी मदद की है। आप लोगों को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। हम खुदा ताला का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। तीनों ट्रक में सवार हो गए। ट्रक अंबर चला रहा था। सारी रात वो छोटी सी सड़क पर सफर करते रहे। ट्रक में एक किताब पर उस इलाके का सारा नक्शा बना हुआ था। उस नक्शे ने उनकी बहुत अच्छी रहनुमाई की। नक्शे पर साफ चीन का बॉर्डर नजर आ रहा था। खलाई स्टेशन भी बना हुआ था। वो 2 दिन सफर करने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से एक सड़क खलाई स्टेशन की तरफ जाती थी और दूसरी सड़क चीन की सरहद की तरफ जा रही थी। अंबर ट्रक से नीचे उतर पड़ा। उसने समरीना और उसके भाई से कहा, क्या तुम लोग आसानी से बॉर्डर क्रॉस कर जाओगे? समरीना बोली, फिक्र ना करें, बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। हम इससे पहले कई बार बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं और फिर इस बॉर्डर पर ज्यादा फोर्स भी नहीं है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अंबर ने खुदा हाफिज कहा। ट्रक चीन की सरहद की तरफ चल पड़ा और अंबर खलाई स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। दिन की बुरी बुरी सर्द रोशनी फैली हुई थी। सूरज बर्फ के बादलों में छुपा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे अभी बर्फ गिरनी शुरू हो जाएगी। जिस सड़क पर अंबर चला जा रहा था वो छोटी सी थी और बर्फ तोड़कर बनाई गई थी। उस सड़क पर 1-1 मील के फासले पर खंबे लगे थे जिनके साथ शायद टेलीफोन की तार जा रही थी। अंबर खंभों की निशानी बनाकर आगे बढ़ता चला गया। अब जरा वापस सहरा में चलकर नाग की खबर लेते हैं। नाग अंगूठी के नगीने में कैद है और ये अंगूठी मादाम गार्शिया की उंगली से सहरा में गिरी पड़ी है। इस सहराई रास्ते से बहुत कम काफले गुजरते थे। सिर्फ एक मामूली सा रास्ता था जिस पर से जर्मन फौजी गाड़ियां गुजरा करती थी। जंग खत्म होने के बाद यहाँ अमरीकियों का कब्जा हो गया और अब वो भी अपना सामान उठाकर वापस चले गए और ये जगह उजाड़ होकर रह गई। अंगूठी सहरा में पड़ी रही और उसके ऊपर रेत गिरती रही, यहाँ तक कि वो एक रेत के छोटे से टीले में दब गई। 2 महीने गुजर गए थे। अंबर उस वक्त साइबेरिया के बर्फपोश मैदानों में खलाई स्टेशन की तरफ जा रहा था और मारिया अपने साथी बूढ़े इंजीनियर के साथ बहरी जहाज में सवार जापान के समंदर की तरफ बढ़ रही थी कि इत्तेफाक से एक गरीब मिस्री मुसाफिरों का काफिला गधों और ऊंटों पर सवार सहरा में से गुजरा। जिस वक्त वो नाग की अंगूठी वाले टीले के पास पहुंचा तो अचानक रेत का तूफान चलने लगा। सहरा में अंधेरा छा गया। काफिला रुक गया। ऊंट बैठ गए और मुसाफिरों ने ऊंटों की आड़ बनाकर कंबल ऊपर कर लिए और तूफान रुकने का इंतजार करने लगे। उसी काफिले में मिस्र के गरीब खानदान का नौजवान लड़का अहमद भी शामिल था। उसके माँ बाप को मिस्र के जालिम जागीरदार ने कैद में डाल रखा था क्योंकि उनके पास अपनी ज़मीन छुड़वाने को रुपए नहीं थे। अहमद से अपने माँ बाप का दुख न देखा गया और उसने फैसला कर लिया कि वो यमन जाकर मेहनत मजदूरी करेगा और अपने माँ बाप की वो रकम अदा करके जो उन्होंने जागीरदार से कर्ज ली थी अपने माँ बाप को कैद से निजात दिलाएगा। काफिले वालों ने अहमद को इस शर्त पर अपने साथ शामिल कर लिया था कि रास्ते में वो उन सब की खिदमत करेगा और ऊँटों को चारा भी काट कर डालेगा। अहमद की उम्र 16-17 साल थी। वो बड़ा शरीफ और कम बोलने वाला भोला भाला नौजवान था। उस वक्त काफिले वालों के साथ वो भी कंबल सर के ऊपर डाले सहरा की तूफानी रेत से बचने के लिए ऊंट की ओट में बैठा था। तूफान थमा तो काफिले के मालिक ने अहमद से कहा, तुम हड हराम हो, जल्दी से उठो और सारे ऊंटों के कुजावे साफ करो और सामान पर से रेत झाड़ो। बेहतर हुजूर। इतना कहकर अहमद बेचारा उठा और काम में लग गया। जरा उसने सुस्ताने के लिए टेक लगाई थी कि काफिले के मालिक ने उसे जोर से हंटर मारा और वो तड़प उठा। हरामखोर, काम तेरा बाप करेगा। अहमद को अपने गरीब और मोहब्बत करने वाले माँ बाप याद आ गए। उसकी आंखें आंसू बहाने लगीं। काफिले के जालिम मालिक ने अहमद को रोते देखकर गुस्से में आकर और ज्यादा पीटना शुरू कर दिया। अहमद ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे मत मारो, मगर मालिक को जरा भी तरस न आया। उसने अहमद को इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। काफिला आगे जाने की तैयारी कर चुका था। मालिक ने बेहोश अहमद को वहीं सहरा में फेंका और आगे बढ़ गया। काफिला दूर निकल गया तो गर्मी की वजह से अहमद को होश आ गया। उसने देखा कि काफिला जा चुका है और वह सहरा में भूखा प्यासा अकेला रह गया। काफिले का मालिक उसे साफ मौत के हवाले कर गया था क्योंकि तपते सहरा में एक आम इंसान 2 दिन से भी ज्यादा नहीं काट सकता। भूख और प्यास बहुत जल्द उसे लुकमा अपना बना लेती है। अहमद को सख्त प्यास लग रही थी और उसका सारा जिस्म दुख रहा था। धूप उसके सर पर चमक रही थी। गर्मी से उसका जिस्म निढाल हो रहा था। उसको अपने गरीब मुसीबत ज़दा माँ बाप याद आ गए और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने वहीं रेत पर खुदा के आगे सजदा कर दिया और रो रो कर कहा, ऐ रब्बुल आलमीन, तूने हमेशा गरीबों को और दुखी इंसानों को सहारा दिया है। जालिम काफिले वाले ने मुझे मारने के बाद बेसहारा करके मौत के हवाले कर दिया है।
तू अपनी रहमत से मेरी मदद कर और मुझे इस मुसीबत से निजात दे, मैं तेरा गुनहगार बंदा हूँ। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुझ पर रहम फरमा। दुआ मांगते हुए अहमद की आंखों से ज़ारों के तार आंसू गिरते रहे। फिर उसके आंसू भी खुश्क हो गए। उसने सजदे से सर उठाया तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके सर से एक बहुत भारी बोझ उतर गया है, जैसे खुदा ने उसकी फरियाद सुन ली है। वो उठा और उसने चलना शुरू कर दिया। कमजोरी की वजह से जब वो उस छोटे से टीले के पास पहुंचा जिसके अंदर नाक वाली अंगूठी दफन थी, तो वो गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद उसको यूं महसूस हुआ उसके हलक में कांटे पड़ गए हैं और अगर उसे थोड़ी देर और पानी न मिला तो वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने रेत को जरा सा खोदा तो उसे नमी महसूस हुई, जैसे नीचे पानी हो। अहमद ने जल्दी जल्दी टीले को खोदना शुरू कर दिया। नीचे से पानी तो न निकला, लेकिन एक अंगूठी निकल आई। अहमद ने अंगूठी को गौर से देखा, उसका नगीना चमक रहा था। अहमद ने अंगूठी हाथ में पकड़ी और रोते हुए कहा, ये अंगूठी अगर सोने की भी हो तो मुझे क्या, ये मेरे लिए पानी का एक कतरा भी पैदा नहीं कर सकती। अहमद ने गुस्से में आकर जोर से अंगूठी को रेत पर फेंका। ऐसा करने से अंगूठी रेत से रगड़ खा गई। रगड़ खाते ही नाग एक स्याह सांप के रूप में उसके सामने आ गया। सहरा के धूप में अपने सामने एक स्याह काले नाग को फन लहराते देखकर अहमद बेचारे को पसीना आ गया। थर थर कांपने लगा। समझ गया कि बस अब मौत आ गई। उसने दिल में अपने माँ बाप को याद किया और आंखें भर आईं। इतने में उसे आवाज आई जैसे सांप कह रहा हो, क्या हुक्म है मेरे मालिक। अहमद उसे बुत बना देखता रहा, जिसे उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक सांप भी बोल सकता है। नाग ने फिर कहा, हैरान होने की जरूरत नहीं अहमद मियाँ, मैं नाग हूँ, सांपों का देवता नाग, और इस अंगूठी में कैद कर दिया गया हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब अहमद को वो पुरानी कहानियां याद आ गईं जो उसे उसकी वालदा सुनाया करती थी और जिसमें अलादीन अपने चिराग को रगड़ता था तो जिन सामने आ जाता था। अब अहमद जरा संभला और अपने आंसू पोंछ कर बोला, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो। नाग ने कहा, तुम जो कहोगे मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। अहमद ने कहा, सबसे पहले तो मुझे ठंडा मीठा पानी पिलाओ, प्यास से मेरी जान निकली जा रही है। नाग ने उसी वक्त एक चांदी की सुराही लाकर रख दी जिसमें ठंडा बर्फ पानी मीठा शरबत लगा था, जिसमें से इलायची की महक आ रही थी, और अहमद ने जी भरकर शरबत पिया। उसकी जान में जान आई तो उससे नाग ने पूछा, मुझे तुमसे हमदर्दी हो गई है, तुम कौन हो और यहाँ किस तरह से फंस गए। वैसे मैं तुम्हारा शुक्रगुजार भी हूँ कि तुमने मुझे रेत के नीचे से निकाला, अगर तुम ना आते तो शायद मैं इस जगह मुद्दत तक दफन रहता। अहमद ने नाग को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई। नाग को उस काफले के मालिक पर सख्त गुस्सा आया जिसने गरीब मासूम बच्चे को इतनी बेदर्दी से मारकर सहरा में मौत के हवाले कर दिया था। नाग ने कहा, तुम इसी जगह ठहरो, मैं जरा उस जालिम काफले के मालिक की खबर लेकर अभी वापस आता हूँ। इतना कहकर नाग गायब हो गया। वो उस जगह पहुंच गया जहां काफला सफर कर रहा था। काफले का मालिक बड़े मजे से ऊंट पर बैठा सेब खाता हुआ गुनगुनाता हुआ अपने पेट पर हाथ फेरता चला जा रहा था कि अचानक उसकी आंखों के सामने एक काला सांप आ गया। मोटे मालिक के हाथ से सेब नीचे गिर पड़ा। उसने बंदूक उठाई और गोली चलाकर सांप को हलाक करने ही लगा था कि सांप ने उसकी गर्दन पर डस दिया। वो डसने के साथ ही लड़खड़ाया और तपती रेत पर गिरकर अपने अंजाम को पहुंचा। सच है कि जालिम का अंजाम हमेशा इबरतनाक ही होता है। यहाँ से नाग वापस अहमद के पास आ गया और बोला, मैंने तुम्हारे जुल्म का बदला ले लिया है, अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूँ। अहमद ने कहा, मुझे भूख लगी है और गर्मी भी बहुत लग रही है, कोई ऐसा इंतजाम करो कि मैं इस भूख और गर्मी से निजात हासिल कर सकूं। नाग ने कहा, तुम्हारे लिए इंशाल्लाह सब कुछ करूंगा। नाग ने जोर से फुनकार मारी और उसके साथ ही सहरा में एक ट्रक आन खड़ा हुआ जिसकी छत भी थी। अहमद ट्रक को देखकर बड़ा हैरान हुआ। नाग ने कहा, देखो अहमद, आज से तुम मेरे छोटे भाई हो, लेकिन याद रखो मेरी बातों पर हैरान कभी ना हुआ करो। मैं तो ऐसी बातें किया करूंगा, फिर तुम कब तक हैरान होते रहोगे। अब इस ट्रक पर सवार हो जाओ, मैं जानता हूं कि तुम ट्रक चलाना जानते हो। अहमद ट्रक पर सवार हो गया। नाग भी सांप की शक्ल में उसके पास ही बैठ गया। उस ट्रक में खाने का ख्वान भी पड़ा था जिसमें बड़े लजीज खाने रखे थे। अहमद ने खाना मजे से खाया और ट्रक चलाकर सहरा में एक तरफ रवाना हो गया। सांप ने कहा, सुनो अहमद, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो ऐसा करो कि मुझे इस अंगूठी के नगीने से आज़ाद कर दो, फिर मैं सांप की शक्ल से इंसान की शक्ल में आ जाऊंगा और तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारे साथ सफर करूंगा और तुम्हारी मदद भी करता रहूंगा। अहमद ने कहा, मेरे दोस्त, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करता हूँ, मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें इस अंगूठी की कैद से कैसे रिहाई दिला सकता हूँ। सांप बोला, इस अंगूठी के नगीने को टुकड़े टुकड़े करके रेत पर फेंक दो, फिर मैं इसके जादू से आज़ाद हो जाऊंगा और तुम्हारे साथ एक दोस्त बनकर सफर करूंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी मेरे दोस्त। अहमद ने अंगूठी में से नगीना निकाला, उसे ट्रक पर रखा और एक हथौड़ी लेकर उसे कूट कूट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया और फिर उसे सहरा में फेंक दिया। अंगूठी के खत्म होते ही सांप एकदम से इंसान की शक्ल में आ गया और अहमद ने देखा कि उसके साथ वाली सीट पर एक खुशपोश नौजवान बैठा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखें सुर्ख थीं और वो अपनी पलकें नहीं झपक रहा था। नाग ने अहमद से हाथ मिलाकर कहा, अहमद, मेरा नाम नाग है, मैं तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखूंगा कि तुमने मुझे उस खबीस मदारी के जादू से निजात दिलाई थी। अगर तुम अंगूठी के नगीने को तबाह ना करते तो न जाने अभी कितने दिन और मैं इसी कैद में जिंदगी बसर करता और अपनी बहन मारिया और अपने भाई अंबर से शायद फिर कभी ना मिल सकता। अहमद ने पूछा, क्या तुम्हारे बहन भाई भी हैं?
नाग बोला, ये एक लंबी कहानी है, तुम्हें फिर कभी सुनाऊंगा। अब ऐसा करो कि ट्रक की स्पीड ज्यादा कर दो। अहमद ने स्पीड 80 मील तक कर दी, मगर रेत की वजह से गाड़ी मुश्किल से 40 मील फी घंटा तक चल रही थी। अहमद ने कहा, नाग भाई हम किधर को जा रहे हैं? नाग ने कहा, इस वक्त हम शहर अलमौत जा रहे हैं। वहां से हम एक बस में बैठ जाएंगे जहां एक हवाई अड्डा है और एक छोटा हवाई जहाज हमें दमिश्क पहुंचा देगा। दमिश्क से हम तुम्हारे वतन मिस्र पहुंचेंगे। अहमद ने कहा, मगर नाग भाई हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, फिर हम किराया कहां से लाएंगे? नाग मुस्कुराया और उसने एक थैली निकाल कर अहमद को दी। अहमद ने थैली खोलकर देखा तो उसमें डॉलर ही डॉलर थे। ये कितने डॉलर हैं नाग भाई? ये 5000 डॉलर हैं। अगर ज्यादा की जरूरत पड़ी तो ज्यादा भी आ जाएंगे। मगर ये कहां से आए हैं? अहमद ने पूछा। नाग ने कहा, तुम आम खाना चाहते हो या पेड़ गिनना चाहते हो? अपने काम से काम रखो, ये मेरा काम है, तुम बिल्कुल फिक्र न करो। गाड़ी रात को शहर अलमौत पहुंच गई। उन्होंने ट्रक सहरा से बाहर ही छोड़ दिया। इस ट्रक का क्या बनेगा नाग भाई? नाग हंसा। तुमने फिर पेड़ गिनने वाली बात की है। फिक्र न करो, इस ट्रक को कुछ नहीं होता। जिसका जी चाहेगा इसे ले जाएगा। अब ये सारी इंसानी कौम की मलकियत है। आओ मेरे साथ, हम बसों के अड्डे पर चलते हैं। वहां सारी रात बसें हना शहर के लिए चलती फिरती रहेंगी। अहमद मुस्कुराया और नाग के साथ चल पड़ा। दोनों शहर में बसों के अड्डे पर पहुंच गए। अड्डे पर ज्यादा रश नहीं था। एक बस हना शहर को जाने के लिए तैयार खड़ी थी। उसमें बहुत थोड़े मुसाफिर बैठे थे। नाग ने डॉलर का नोट देकर टिकट लिया तो कोने में बैठा हुआ एक मुसाफिर उन्हें गौर से देखने लगा, क्योंकि वहां डॉलर बहुत कम लोगों के पास देखने में आते थे। नाग और अहमद ने उस आदमी को ना देखा। असल में ये आदमी शहर दमिश्क का एक बहुत बड़ा चोर था और चोरी करते हुए कई लोगों को कत्ल भी कर चुका था। बस रवाना हो गई। डॉलरों की थैली अहमद ने अपने पास रखी हुई थी। दोनों सफर के थके हुए थे। बस आरामदेह थी। रात का वक्त था। सहरा की ठंडी हवा चल रही थी। दोनों ऊँघते ऊँघते सो गए। सारी रात बस सहरा में सफर करती रही। दूसरे रोज बस दमिश्क के शहर में जा पहुंची। नाग और अहमद ने उतरकर एक टैक्सी ली और सीधा हवाई अड्डे का रुख किया। वो दमिश्क का चोर भी पीछा कर रहा था। उसने भी एक टैक्सी किराए पर ली और नाग का पीछा शुरू कर दिया। हवाई अड्डे पर दमिश्क जाने वाला तैयारा रनवे पर खड़ा था। अभी उसके उड़ने में 1 घंटा बाकी था। ये एक 2 इंजनों वाला फोकर जहाज था। नाग ने 2 टिकट लिए और जहाज में आकर बैठ गए। दमिश्क का चोर भी टिकट लेकर उनकी सीट के पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गया। जहाज मिस्र के शहर काहिरा की तरफ उड़ने लगा। आसमान साफ था, मौसम खुशगवार था और धूप चमक रही थी। नाग और अहमद खामोश बैठे नीचे देखते रहे। उनके पीछे दमिश्क का चोर बराबर उनकी एक एक हरकत को तक रहा था। काहिरा पहुंचकर नाग ने कहा, सबसे पहले तो हम किसी आला दुकान पर चलकर लिबास खरीद कर पहनते हैं, क्योंकि हमारे लिबास में हमें कोई ज्यादा से ज्यादा चोर ही समझेगा। ठीक है नाग, मगर मुझे यहाँ से मेरे माँ बाप की महक आने लगी है। वो यहाँ से 150 मील दूर एक गाँव में जागीरदार की कैद में जुल्म सितम के दिन गुजार रहे हैं। नाग ने कहा, फिक्र न करो, हम कपड़े पहनकर यहाँ आज की रात बसर करेंगे और कल सुबह अपनी नई मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। शहर की एक बड़ी दुकान में जाकर उन्होंने लिबास खरीद कर पहना और फिर एक होटल में आकर कमरा किराए पर ले लिया। नाग ने कहा, अहमद भाई तुम इस कमरे में रहो, मैं जरा बाजार से होकर अभी आता हूँ। मैं मालूम करना चाहता हूँ कि कहीं मेरी बहन मारिया और अंबर तो इस शहर में नहीं है। अहमद ने कहा, तुम इतने बड़े शहर में उन्हें कैसे तलाश करते फिरोगे? नाग बोला, मैं शहर के सबसे बड़े चौक में जाकर खड़ा हो जाऊंगा और अपने बहन भाइयों की खुशबू लेने की कोशिश करूंगा। अगर वो इस शहर में हुए तो मुझे उनकी खुशबू आ जाएगी। अहमद ने कहा, जल्दी आ जाना भाई नाग, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। नाग ने कहा, फिक्र ना करो, तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह कहकर नाग चला गया। नाग ने गलती की थी, उसे नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि दमिश्क का चोर तो उन दोनों का पीछा कर रहा था और वो उस होटल तक भी पहुंच गया था। वो साथ वाले कमरे में ठहरा हुआ था। जो ही नाग गया, चोरों ने देखा कि मैदान खाली है और वो अहमद, जो कि एक मासूम लड़का था, तनहा रह गया था। चोर ने आकर दरवाजा खटखटाया। अहमद ने पूछा, कौन है? चोर ने कहा, मेरा नाम अंबर है, मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। असल में उस चोर ने नाग की बात सुन ली थी कि वो अपने भाई अंबर और बहन मारिया की तलाश में है। अहमद ने अंबर का नाम सुना तो जल्दी से दरवाजा खोल दिया। उसके सामने एक खतरनाक शक्ल सूरत वाला आदमी खड़ा था। क्या आपका नाम अंबर है? चोर हंसा तो उसके टूटे हुए काले काले दांत नजर आने लगे। हाँ मैं अंबर हूँ, अंदर आ जाओ। चोर ने दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ा दी और अहमद की तरफ घूर कर देखा। अहमद घबरा कर पीछे हटा। कहाँ जा रहे हो बरखुरदार? क्या मुझे कुछ कॉफी वगैरह नहीं पिलाओगे? अहमद ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मगर नाग बाहर गया है, मेरा मतलब है आपका भाई बाहर गया है, वो बहुत जल्द आ जाएगा। कहता था मैं अभी वापस आ जाऊंगा। चोर ने कहा, मगर मुझे तो उसके आने से पहले पहले अपना काम खत्म कर देना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि, और चोर ने पिस्तौल निकाल लिया। अहमद की तो जान हवा हो गई। डॉलरों की थैली मेरे हवाले कर दो और ये बताओ कि तुम लोग कहाँ से डॉलर लेते हो? अहमद ने कहा, तुम डॉलर ले लो, मगर मुझे नहीं मालूम कि मेरा भाई कहाँ से ये दौलत लाता है। तुम्हारा बाप ही बताएगा कि ये दौलत कहाँ से आती है। इतना कहकर उस चोर ने पिस्तौल चला दी। पिस्तौल में से गोली के बजाय एक सुई निकलकर अहमद के बाजू में जा लगी। उसने लगते ही अहमद बेहोश होकर गिर पड़ा। चोर ने उसी वक्त अहमद को कंधे पर उठाया और साथ वाले कमरे में ले गया। वहां उसने बेहोश अहमद को एक बोरी में बंद करके संदूक में डाला और फोन पर नौकर को बुलाकर कहा,
मेरा सामान नीचे टैक्सी में रख दो, मैं जा रहा हूँ, ये लो तुम्हारा इनाम। नौकर ने खुश होकर चोर का संदूक उठाया और नीचे जाकर एक टैक्सी में रखवा दिया। चोर टैक्सी लेकर काहिरा शहर के जुनूबी गुंजान इलाके में आ गया। यहाँ उसने टैक्सी छोड़ दी और एक मजदूर के सर पर संदूक उठवाकर एक तालाब के किनारे अपने घर में ले आया। ये लो तुम्हारा इनाम। उसने मजदूर को 1 रुपया दिया। मजदूर खुश होकर चला गया। उस पुरस्कार घर में चोर संदूक को पिछली कोठरी में ले गया। वहां उसने संदूक को खोलकर अहमद को बाहर निकाला और उसके पांव में लोहे की जंजीर डालकर उसे जमीन पर लिटा दिया। अहमद अभी तक बेहोश था। उधर नाग जब वापस आया तो देखा कि दरवाजा खुला है और अहमद गायब है। बड़ा हैरान हुआ कि मैंने तो उसे यहाँ इंतजार करने को कहा था, फिर वो कहाँ चला गया। होटल वालों से पूछा तो उन्होंने कहा हमें तो कोई खबर नहीं है। नाग परेशान हो गया। दिल में ख्याल आया कि कहीं किसी शख्स ने अहमद के साथ दुश्मनी ना की हो, क्योंकि उसके माँ बाप जागीरदार के यहाँ कैद थे। मालूम हुआ कि वो थैली भी अहमद ही के साथ है जिसमें डॉलर थे। कहीं किसी ने चोरी के ख्याल से अहमद को अगवा तो नहीं कर लिया। अब नाग को बहुत फिक्र हुआ। उसने होटल के एक मुलाजिम से पूछा कि अभी अभी कोई मुसाफिर यहाँ से होटल छोड़कर तो नहीं गया। उसने कहा कोई घंटा भर हुआ एक मुसाफिर कमरा छोड़कर चला गया। उसके पास कोई सामान भी था। वहाँ एक संदूक था। मेरा साथी वो संदूक उठाकर टैक्सी तक ले गया था। तुम्हारा साथी कहाँ है? क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो? अभी मिलवा देता हूँ। नाग ने उस आदमी से मिलकर पूछा कि संदूक किस किस्म का था। तो उसने कहा संदूक वैसा ही था जैसे हुआ करते हैं। नाग ने पूछा तुमको उसमें कोई खास चाय नजर आई थी क्या? वो कुछ सोचकर बोला कोई खास चीज नजर नहीं आई। हाँ, एक बात मुझे जरूर अजीब लगी। वो क्या? नाग ने बेचैनी से कहा। वो ये कि वो ज्यादा ही भारी था। मैंने उसके मालिक से पूछा भी था कि इसमें क्या है जो ये इतना भारी है, क्योंकि इस किस्म के संदूकों में आमतौर पर कपड़े होते हैं और वो इतने भारी नहीं हुआ करते। नाग ने जल्दी से पूछा तो उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि इसमें गर्म कपड़े हैं, मगर मुझे जनाब यकीन है कि उसमें गर्म कपड़े नहीं थे। मुझे सारी उम्र गुजर गई है लोगों का सामान उठाते हुए, मैंने इस किस्म का संदूक इतना भारी कभी नहीं देखा। नाग ने पूछा उस आदमी का हुलिया क्या था? बड़ा अजीब था। मैले मैले काले दांत थे, लंबी तोते की चोंच जैसी काली नाक थी, सर पर लाल टोपी थी, आंखें खौफनाक थी। अचानक नाग को ख्याल आया कि उस हुलिये का आदमी उसने हवाई जहाज में भी देखा था, और हाँ, ये आदमी बस में भी बैठकर उसके साथ शहरुल मौत तक आया था। तो क्या उस शख्स ने दौलत के लालच में आकर अहमद को अगवा तो नहीं कर लिया? मगर दौलत अहमद से छीनकर उसे छोड़ सकता था, उसने अहमद को अगवा क्यों किया? नाग ने उस आदमी से पूछा क्या तुम्हें उस टैक्सी का नंबर याद है जिसमें यह आदमी सवार हुआ था? नंबर तो मैंने नहीं देखा, मगर इतना याद है कि उस टैक्सी के शीशे पर मोर का पर लगा था, जो यहाँ काहिरा में किसी टैक्सी पर मैंने नहीं देखा। नाग उसी वक्त शहर में निकल गया और सीधा टैक्सी वालों के अड्डे पर आ गया। उसने पूछगिछ शुरू कर दी। वो उस टैक्सी की तलाश में था जिसके शीशे पर मोर का पर लगा हुआ था। वहां कितनी टैक्सियां खड़ी थी, मगर मोर का पर किसी टैक्सी पर नहीं था। आखिर एक ड्राइवर ने नाग को बताया जनाब शहर के दूसरे अड्डे पर जाएं, मेरा ख्याल है वहां अब्दुल नामी एक टैक्सी ड्राइवर को पूछें, वो शौकीन मिजाज ड्राइवर है, जरूर उसी ने टैक्सी पर मोर का पर लगाया होगा। नाग वहां से शहर के दूसरे अड्डे पर आ गया। यहाँ भी बहुत सी टैक्सियां खड़ी थी। नाग ने ड्राइवर से मोर के पंख वाली टैक्सी के बारे में पूछा। एक बूढ़े ड्राइवर ने बताया मोर के पर वाली टैक्सी के ड्राइवर का नाम आमिर है, वो अभी आ जाएगा, आप यहाँ बैठे। नाग एक कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर में एक टैक्सी स्टैंड में दाखिल हुई जिसके शीशे पर मोर का पर लगा हुआ था। नाग उसके ड्राइवर से जाकर मिला और इधर उधर की बातों के बाद उसने पूछा कि वो होटल से सुबह जो संदूक वाली सवारी लेकर गया था वो कहाँ जाकर उतरी थी। ड्राइवर ने कहा संदूक वाली सवारी शहर के जुनूबी गुंजान इलाके में उतरी थी, आप चलेंगे वहां? हाँ, मुझे ले चलो। ड्राइवर हंसा। जनाब इसके दाम लगेंगे। ये लो। नाग ने जेब से 10 रुपए का नोट निकालकर कहा आइए मेरे साथ। ड्राइवर नाग को टैक्सी में बिठाकर सीधा उस गली के नुक्कड़ पर ले गया जहां उसने दमिश्क के चोर को संदूक के साथ उतारा था। यहाँ उतरा था वो शख्स। संदूक उसने एक मजदूर के सर पर उठवाया था। इतना कहकर ड्राइवर टैक्सी लेकर चला गया। नाग वहां अकेला रह गया। कुछ लोग अपनी दुकानों और औरतें अपने मकान की खिड़कियों में से नाग को देखने लगी। नाग गली में दाखिल हो गया। यह गली आगे जाकर एक तालाब के किनारे निकल गई जहाँ खजूरों के चंद दरख्त उगे थे। नाग ने एक दुकानदार को चोर का हुलिया बताकर पूछा तो उसने एक मकान की तरफ इशारा किया। वो सामने वाले मकान में इस किस्म का आदमी कभी कभी आया करता है। नाग ने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और उसके बताए हुए मकान के सामने जाकर खड़ा हो गया। मगर दमिश्क का चोर इतना अहमक नहीं था कि वहां नाग के इंतजार में बैठा रहता। वो अहमद को लेकर वहां से फरार हो चुका था। नाग ने मकान के अंदर जाकर देखा कि वहां कोई भी नहीं था। उसकी सारी मेहनत जाया हो गई थी। अब तो नाग को भी उलझन होने लगी थी कि ये शख्स अहमद को कहाँ ले गया होगा। खाली मकान में उसे वो संदूक में मिल गया जिसमें बंद करके वो अहमद को साथ लाया था। जाती दफा वो संदूक वहीं छोड़ गया था। इसका मतलब ये था कि वो अहमद को किसी और तरीके से वहां से ले गया था। नाग ने संदूक को गौर से देखा। उसके अंदर से उसे वो खाली थैली मिल गई जिसमें नाग ने डॉलर रखकर अहमद को दिए थे। नाग ने थैली को गौर से देखा और एकदम से सांप बनकर उसे सूंघा। उसमें से अहमद की बू आ रही थी। नाग सांप बनकर उस बू के सुराग में जा सकता था। मुसीबत यह थी कि अगर सांप बनकर जाता है तो रास्ते में लोग उस पर हमला करके उसे हलाक कर देंगे। अगर सांप बनकर नहीं जाता तो अहमद का सुराग नहीं लगा सकता।
नाग ने फैसला किया कि वो अंधेरा होने पर वहां से जाएगा। वो मकान की छत पर चढ़कर एक कोने में बैठ गया और शाम पड़ने का इंतजार करने लगा। खुदा खुदा करके शाम का अंधेरा फैल गया। नाग ने सांप का रूप इख्तियार किया और मकान से बाहर निकलकर गली में आ गया। गली में कोई भी नहीं था। उसे अहमद की बू बराबर आ रही थी। जिस तरफ उसे बू ले जा रही थी वो उधर को ही जा रहा था। ये बू उसे शहर से बाहर एक ऐसे रास्ते पर ले गई जो वीरान था और सहरा की तरफ जाता था। सांप रेत पर रींग रींग कर चल रहा था। अब रात का अंधेरा चारों तरफ फैल गया था और आसमान से सितारे निकल आए थे। नाग रेत पर चलता गया। काफी दूर जाने के बाद उसने एक जगह खड़े होकर उसी दो शाखों वाली जुबान निकालकर सूंघा। अहमद की बू मगरिब की तरफ से आ रही थी। सांप ने उधर को चलना शुरू कर दिया। आगे जाकर सामने एक अहराम आ गया। यहाँ से अहमद की बू बड़ी तेजी से आ रही थी। सांप ने नाग की शक्ल इख्तियार कर ली। वो देखना चाहता था कि ये जगह कौन सी है। इंसान की शक्ल में आते ही अहमद की बू खत्म हो गई, लेकिन नाग को इल्म था कि अहमद इसी जगह कहीं पर है। उसने देखा कि अहराम बहुत खस्ता और खंडर बना हुआ था। उसके तिकोने पत्थरों पर कहीं कहीं खजूरों की सूखी शाखें ऊपर को उठी हुई रात के अंधेरे में भी सितारों की हल्की की रोशनी में नजर आ रही थी। नाग अहराम के करीब चला गया। वो मालूम करना चाहता था कि वहाँ कोई दरवाज़ा भी है कि नहीं। आखिर उसने चारों तरफ घूम फिर कर मालूम किया कि एक जगह पत्थरों की पुरानी दीवार थोड़ी सी ढह गई है। नाग ने उसी वक्त फिर से सांप का रूप बदला और अहराम के शिगाफ में से अंदर दाखिल हो गया। अब उसे अहमद की बू बड़ी तेज आ रही थी। उसने आगे बढ़ना शुरू किया। बाएं जाने मुड़ते उसे एक सीढ़ी नजर आई। वो सीढ़ी बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई थी और मिस्र के फिरौन के ज़माने की थी। सांप सीढ़ियों पर से नीचे फिसलने लगा। नीचे गहरा अंधेरा था। उसने रुककर फजा में बू सूंघी। अहमद की बू दाएं जानिब से आ रही थी। वो उसी तरफ घूम गया। अब उसके सामने एक दीवार थी जिसमें से पत्थर निकले हुए थे। सांप ने उस राख में से दूसरी तरफ देखा। क्या देखता है कि ऊंची पत्थरों की छत का एक कमरा है जिसमें ताक में एक धीमा सा लैंप जल रहा है। दीवार के साथ अहमद जंजीरों से जकड़ा फर्श पर पड़ा सो रहा है। उसके करीब एक मिट्टी का प्याला पानी से भरा हुआ पड़ा है। सांप प्याले के करीब जाकर प्याले में देखने लगा। प्याले में पानी था। अहमद सो रहा था या शायद बेहोश था। नाग ने उसी वक्त इंसान का रूप बदला और अहमद के मुंह पर पानी का छींटा मारा। वो जाग पड़ा। उसने अपने सामने नाग को देखा तो हैरान भी हुआ और खुश भी हुआ। फिर दर्द से कराह कर बोला, खुदा के लिए मुझे इन जंजीरों से रिहाई दिलाओ, मैं दर्द के मारे मरा जा रहा हूँ। नाग ने उसी वक्त अहमद की जंजीरें खोल दी। तुम्हें यहाँ कौन लाया था? अहमद ने सारी कहानी सुनाई। नाग समझ गया कि वो ही दमिश्क का चोर अहमद को अगवा करके लाया था। उसने पूछा, अब वो कहाँ है? वो यहीं इसी खंडर में गया है, अभी आ जाएगा। नाग ने कुछ सोचकर कहा, तो फिर मैं तुम्हें फिर जंजीरें डाल देता हूँ। मैं मालूम करना चाहता हूँ कि वो क्या करेगा। अहमद ने कहा, खुदा के लिए ऐसा ना करो, वो मुझे मार डालेगा। नाग हंसा, फिक्र ना करो, वो ऐसा ना कर सकेगा। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। नाग ने अहमद के पांव और हाथों में फिर से जंजीरें डाल दी और इस ख्याल से बाहर जाने लगा कि वो अहमद के सामने सांप का रूप नहीं बदलना चाहता था। उसे मालूम था कि अहमद डर जाएगा। जब वो बाहर निकलने लगा तो अहमद ने सहम कर कहा, क्या तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? नाग ने मुस्कुरा कर कहा, फिक्र ना करो, मैं अभी आ जाऊंगा। खुदा के लिए जल्दी आना, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। तुम घबराओ नहीं अहमद, मैं यहाँ पर ही हूँ, कहीं बाहर नहीं जा रहा। नाग बाहर निकला ही था कि वो चोर भी आ गया। उसने आते ही अहमद की गर्दन पर पाँव रख दिया और बोला, क्या तुम बताओगे कि नहीं? मुझे कुछ पता नहीं। बकवास मत करो, जल्दी बताओ कि जिस खजाने से तुमने इतने डॉलर उठाए थे वो खजाना कहाँ है? अहमद बोला, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे कुछ मालूम नहीं। चोर ने कहा, अभी तुम बताओगे। अब अहमद परेशान हो रहा था कि उसका साथी नाग कहाँ चला गया है। चोर ने जेब से खंजर निकाल लिया और उसे पत्थर पर तेज करने लगा। एक ख्याल अहमद को यह भी आया कि वो तो खुला है, जंजीरें तो वैसे ही बांधी गई हैं। फिर उसे अहमद की बात याद आ गई कि भागने की हरगिज हरगिज कोशिश ना करना, नहीं तो चोर तुम पर वार कर देगा और फिर मैं तुम्हें ना बचा सकूंगा। मगर इस तरह भी तो वो उस पर वार करने ही वाला था। अब नाग को आ जाना चाहिए था। चोर ने खंजर तेज कर लिया तो अहमद के पास आकर बैठ गया और बोला, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, अगर तुमने खजाने का पता ना बताया तो मैं तुम्हें कत्ल करके लाश इसी जगह कीड़े मकोड़ों के खाने के लिए छोड़ दूंगा। अहमद थर थर कांपने लगा। बेचारे को मौत बिल्कुल सामने नजर आ रही थी। नाग का कहीं नामो निशान तक न था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि नाग सांप के रूप में अंदर दाखिल हो चुका था। सांप रेंगता हुआ चोर के पीछे आकर फन उठाकर खड़ा हो गया। अहमद ने चोर की गर्दन के पीछे सांप को देखा तो खुश होकर बोला, नाग तुम आ गए। इस पर चोर ने जल्दी से पलट कर देखा तो पीछे सांप को लहराते हुए पाया। चोर ने खंजर उस पर मारा, सांप परे हट गया। अब चोर और सांप की लड़ाई शुरू हो गई। अहमद को अफसोस होने लगा कि उसने नाहक नाग को आवाज दे डाली, मगर अब क्या हो सकता था। अब वक्त गुजर गया था। उस छोटे से अहराम में सांप और चोर की जंग शुरू हो चुकी थी। चोर ने जेब से पिस्तौल निकालकर सांप पर फायरिंग शुरू कर दी। अब तो नाग भी घबरा गया कि अगर उस बदबख्त की एक गोली भी उसे लग गई तो उसका काम तमाम हो जाएगा। और फिर यह भी डर था कि कहीं चोर गुस्से या इंतकाम में आकर अहमद पर ही गोलियां न चला दे। नाग के दिमाग ने सोचना शुरू कर दिया, अगर वो किसी बड़े जानवर या दरिंदे की शक्ल में भी आ जाए तो फिर उसे गोली लग सकती थी और वो जख्मी हो सकता था। सबसे अच्छा तरीका यही था कि वो किसी तरह से चोर के पिस्तौल की सारी गोलियां खर्च करवा दे।
बस सामने इधर उधर फुर्ती से भागना शुरू कर दिया। चोर बराबर गोलियां चला रहा था। सामने उसे इतना मौका भी न दिया कि वो अहमद की तरफ मुंह फेर कर उस पर गोली चलाता। आखिर चोर ने एक बार पिस्तौल चलाई तो टिक की आवाज़ के बाद उसमें से कोई गोली न निकली। पिस्तौल खाली हो चुका था। अब सामने हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। चोर के हाथ में खंजर उस वक्त भी मौजूद था। चोर को अगर पता चल जाता कि साम नहीं चाहता कि अहमद को हलाक किया जाए तो वो ज़रूर अहमद की गर्दन पर खंजर रखकर कहता, खबरदार, अगर तुमने मुझे डसने की कोशिश की तो मैं इस लड़के को हलाक कर दूंगा। मगर उसे क्या मालूम था कि ये जो सांप उसके सामने लहरा रहा है दरअसल में इंसान है और अहमद का साथी है और उसकी मदद करने के लिए वहां आया है। चोर ने ताक कर सांप पर खंजर मारा, मगर खंजर सांप के ऊपर से गुजरकर दीवार के साथ जा टकराया। अब चोर बिल्कुल निहत्था था। सामने तड़प कर एक छलांग लगाई और चोर की गर्दन पर आ गया। चोर थर थर लरजने लगा, मगर अब सांप अपने दुश्मन को मोहलत न देना चाहता था। उसने बड़ी तेजी से चोर की गर्दन पर डस दिया और खुद नीचे उतर गया। नाग का जहर भला कौन बर्दाश्त कर सकता था। उधर नाग ने चोर को काटा, उधर वो खड़े खड़े धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा और एड़ियां रगड़ने लगा। फिर उसने एड़ियां रगड़नी बंद कर दी और अगले जहान को चला गया। सांप ने उसी वक्त इंसान की शक्ल में वापस आ गया और अहमद की जंजीरें खोलकर बोला, खुदा का शुक्र है कि दुश्मन से निजात मिली। अगर मैं इसे ना मारता तो ये हम दोनों को हलाक कर देता। अहमद ने भी खुदा का शुक्र अदा किया। नाग उसे लेकर एहराम मिस्र के खंडर से बाहर आ गया। उसने अहमद से कहा, अब क्या इरादा है तुम्हारा? वो बोला, मैं अपने माँ बाप को जालिम जागीरदार की कैद से रिहाई दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, चलो मुझे बताओ कि जागीरदार का गांव यहाँ से कितनी दूर है और किस तरफ है? अहमद उस इलाके का रहने वाला था। उसे रास्ते मालूम थे। वो उन्हीं जगहों पर खेल कूद कर बड़ा हुआ था। उसने कहा, यहाँ से जागीरदार का गांव 40 मील के फासले पर है। हम पैदल नहीं जा सकते। हाँ, अगर शहर जाएं तो वहां से कोई सवारी मिल सकती है, तो फिर शहर की तरफ चलो। रात ढल रही थी कि वो दोनों काहिरा शहर में आ गए। एक जगह से उन्हें टैक्सी मिल गई। उसमें सवार होकर वो जागीरदार के गांव के बाहर पहुंच गए। सुबह हो चुकी थी, धूप खूब चमक रही थी। टैक्सी वाले को पैसे देकर रुखसत कर दिया गया। अहमद ने गांव की तरफ इशारा करके कहा, यह है इस जालिम का गांव। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे माँ बाप को उस शख्स ने किस जगह कैद कर रखा है? नहीं, मुझे ये नहीं मालूम, मगर इतना पता है कि इस कातिल ने अपनी हवेली के नीचे एक तहखाना बना रखा है। उस तहखाने में ये अपने बदतरीन दुश्मनों को कैद में डाल देता है, जहाँ वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाते हैं। नाग ने कहा, अगर तुम मेरे साथ गए तो वो तुम्हें भी पकड़ लेगा, इसलिए तुम किसी महफूज जगह पर ठहरो। मैं खुद जाकर पता करता हूँ और तुम्हारे माँ बाप को छुड़ा कर लाता हूँ। क्या तुम समझते हो कि तुम अकेले ये काम कर लोगे? इंशाअल्लाह। तो फिर आओ मेरे साथ। यहाँ पहाड़ियों में वो एक महफूज जगह है, वहाँ हम बचपन में लुकन मिट्टी खेला करते थे। अहमद ने नाग को साथ लिया और खुश किस्म के टीलों से पीछे आ गया। यहाँ एक गार सा बना हुआ था, जिसका मुंह सहराई झाड़ियों ने ढांप रखा था। नाग ने कहा, तुम इस गार में जाकर छुप जाओ और मेरा इंतजार करो। अगर मुझे देर हो गई तो खबरदार यहाँ से कहीं नहीं जाना और हर हालत में मेरा इंतजार करना। अहमद बोला, मैं इंतजार करूंगा भाईजान। जब नाग जाने लगा तो अहमद ने कहा, मेरे माँ बाप का रंग सांवला और बाल कुछ कुछ सफ़ेद हैं। नाग कहने लगा, तुम फिक्र न करो, मैं ये सब कुछ वहाँ जाकर मालूम कर लूँगा। नाग गार से बाहर निकल रहा था कि अहमद ने डरते हुए कहा, भाईजान, अगर यहाँ कोई सांप बिच्छू निकल आए तो मैं क्या करूँ? क्या यहाँ बैठा रहूँ? नाग हंसा, इसका इलाज मैं किए देता हूँ। और उसके साथ ही नाग ने जेब से अपना स्याह रुमाल निकालकर अहमद को दिया और कहा, इस रुमाल को अपनी जेब में रखो। अगर कोई सांप बिच्छू या कोई और दरिंदा इस तरफ आ जाए तो उसके आगे रुमाल कर देना, बहुत बेहतर। अहमद ने छोटा सा स्याह रुमाल लेकर जेब में रख लिया और गार की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। उसके पास छोटा सा थैला भी था जिसमें कुछ खुश्क मेवे और एक पानी की थर्मस थी। नाग वहां से गांव की तरफ रवाना हो गया। ये गांव छोटा सा था, 15-20 घर थे और जैसा कि अहमद ने बताया था, ये सारे के सारे मकान जागीरदार के अपने ही थे। बीच में जागीरदार की ऊंची बुर्जी वाली हवेली साफ नजर आ रही थी। नाग ने रास्ते में एक आदमी से जागीरदार के बारे में पूछा। हाँ भाई, वही हवेली जागीरदार की है, मगर तुम कौन और कहाँ से आए हो? नाग ने कहा, मैं परदेसी हूँ और जागीरदार की शोहरत सुनकर उससे मिलने आया हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो, जागीरदार इस वक्त अपनी हवेली में होगा। नाग हवेली के पास आ गया। उसने चौकीदार को देखा कि मशीन गन लिए पहरा दे रहा है। उसने कहा, भाई, मैं जागीरदार साहब से मिलना चाहता हूँ। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्यों मिलना चाहते हो? नाग ने कहा, मैं एक स्याह हूँ, मिस्र की सियाहत कर रहा था कि जागीरदार की हवेली देखी, सोचा कि इस हवेली में रहने वालों से भी मिलता जाऊँ, आओ मेरे साथ। चौकीदार नाग को जागीरदार के कमरे में ले गया। जागीरदार काला हबशी किस्म का हट्टा कट्टा आदमी था, बिल्कुल भैंसा लगता था। अपने 4-5 डाकू किस्म के आदमियों के साथ बैठा भुना हुआ गोश्त खा रहा था। उसने नाग को देखा तो चौकीदार से गुर्रा कर पूछा, कौन है बदतमीज ये? चौकीदार ने कहा, जनाब, ये आपसे मिलने का शौक लेकर आया है, कहता है कि मैं आपकी हवेली देखकर इधर आ गया हूँ। जागीरदार ने उसकी आंखों में घूर कर देखा और बोला, क्यों बे, कौन हो तुम और क्यों आए हो? नाग ने चौकीदार की बात दोहरा दी, जनाब, मैं यमन का रहने वाला हूँ, एक स्याह हूँ और इस इलाके की सैर की गर्ज से आया हूँ। आपकी तारीखी हवेली देखकर दिल इधर खींच लाया और आपके दीदार हो गए। जागीरदार ने अपने साथियों की तरफ देखा। एक साथी बोला, मुझे ये शख्स कोई जासूस लगता है।
जागीरदार ने पिस्तौल निकाली और हुक्म दिया, इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। उसी वक्त नाग को पकड़कर रस्सी से उसके हाथ पीछे बांध दिए गए। नाग कुछ परेशान भी हुआ कि ये अच्छे लोग हैं, मेहमान से ऐसा सलूक करते हैं। उसे ख्याल आया कि अहमद ठीक कहता था, ये तो बड़ा संगदिल और कातिल किस्म का आदमी है। उसने कहा, जनाब मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली सियाह हूँ, घर से सैर सपाटा करने निकला हूँ, मुझे छोड़ दें। जागीरदार ने गोश्त का एक टुकड़ा उठाते हुए कहा, इसकी तलाशी ली जाए। नाग की तलाशी ली गई तो उसकी जेब से कुछ डॉलर और एक छोटा सा चाकू निकला। जागीरदार ने कहा, यह चाकू मुझे दिखाओ। जागीरदार चाकू देख रहा था कि इतने में एक आम आदमी पिटारा लेकर आ गया। जागीरदार ने चाकू एक तरफ फेंक दिया और वो उस आदमी की तरफ देखकर बोला, ले आए मेरी शह। जी हुजूर। जहरीला है ना? हुजूर इसका कांटा पानी नहीं मांगता, दरियाई नील के सरकंडों से पकड़ कर लाया हूँ। कहते हैं जिस सांप ने कलोपत्रा को हला किया था वो इस सांप के बाप दादाओं में से था। बहुत खूब, इसे खोल कर दिखाओ। सारे आदमी परे परे हट गए। नाग समझ गया कि उस शख्स ने अपने किसी कैदी पर जुल्म सितम करने के लिए दरियाई नील के किनारे से कोई खतरनाक सांप मंगवाया है। नौकर ने पटारा जमीन पर रख दिया और फिर हाथ में बीन लेकर बजानी शुरू कर दी। बीन की मीठी धुन कुछ देर तक बजती रही और फिर अचानक उसमें से एक स्याह सांप बाहर निकला। उसने अपना फन फैला रखा था और वो बीन की धुन पर आहिस्ता आहिस्ता झूम रहा था। नाग ने सांप की तरफ देखा। सांप जरा ऊपर आ गया और अब पटारी में से निकलकर बाहर फर्श पर आकर रक्स करना चाहता था। अचानक जैसे सांप पर बिजली सी गिर पड़ी और वह सिमट कर जल्दी से पटारी के अंदर चला गया। सब हैरान हुए। जागीरदार ने कहा, इसे बाहर निकालो बदबख्त। निकालने की कोशिश कर रहा हूं जनाब। सपेरे नौकर ने बहतीरी कोशिश की, बार बार बीन बजाई, पटारी पर हाथ मारे, उसे रुमाल दिखाए, मगर सांप बाहर न आया। नाग जानता था कि सांप सिर्फ उसे देखकर बाहर नहीं आ रहा। उसने कुछ न कहा, खामोश रहा। फिर सोचा कि इस शख्स पर एतमाद हासिल करने और उसे दोस्त बनाने का यह बड़ा अच्छा मौका है। झट बोला, जनाब मैं इसे बाहर निकाल सकता हूँ। सपेरे ने नफरत से नाग को देखा। तुम कौन होते हो इतने जहरीले सांप को बाहर निकालने वाले? नाग ने कहा, तो फिर अगर तुम सारी जिंदगी कोशिश करते रहोगे तो इस पिटारे से बाहर लाने में कामयाब ना हो सकोगे। चलो कोशिश करके देख लो। सपेरे ने एक बार फिर कोशिश शुरू कर दी। बार बार बीन बजाई, पटारी को हिलाया जुलाया, मगर सांप बिल्कुल ना हिला, ना बाहर निकला। जागीरदार ने गुस्से में आकर कहा, बदबख्त, पटारी को फर्श पर उलट दो। सपेरे ने पटारी उलट दी। सांप फर्श पर मुर्दा सा होकर जमीन पर लेटा रहा। वो जरा भी हरकत नहीं कर रहा था। नाग ने कहा, जनाब आपने देख लिया है कि सांप अपनी जगह से कोई हरकत नहीं कर रहा। मतलब यह है कि यह सपेरा इसे उठाने में नाकाम रहा है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कोशिश करके इसे जंगल की तरफ भगा दूं। जागीरदार ने कहा, क्या तुम सांपों का फन जानते हो? नाग ने कहा, जी हाँ, थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। जागीरदार ने अपने आदमी को परे हटाने का हुक्म दिया और नाग से कहा, तुम अगर इसे उठा सकते हो तो उठाओ, मगर याद रखो अगर तुम भी नाकाम रहे तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? जी हाँ मंजूर है। इसकी रस्सियां खोल दो। जागीरदार ने हुक्म दिया। उसी वक्त नाग के हाथ की रस्सियां खोल दी गईं। नाग ने अपनी जुबान में आंखें बंद करके सांप से कहा, मेरे हुक्म से उठकर खड़े हो जाओ। उसका इतना कहना था कि सांप फन उठाकर जमीन से आधा ऊपर खड़ा हो गया। सारे लोग हैरान रह गए। जागीरदार ने ताली बजाकर कहा, तुम तो कोई जादूगर मालूम होते हो, तुमने इल्म कहाँ से सीखा है? नाग ने कहा, एक यमनी सपेरे से सीखा था। जागीरदार ने देखा सांप फन लहरा रहा था। पहला सपेरा शर्मिंदा सा हो गया। उसने इतनी कोशिश की थी और सांप एक पल के लिए भी अपनी जगह से ना हिला था, और उस शख्स ने एक इतनी सी बात करके सांप को अपनी जगह पर उठाकर खड़ा कर दिया था। उसके दिल में आई कि इस शख्स को जलील करना चाहिए। उसने कहा, मेरे पास एक सांप है, अगर तुम उसे डसवा कर जिंदा रहो तो मैं मान जाऊंगा। नाग ने कहा, मुझे मंजूर है। जागीरदार बोला, बहुत खूब, हम ये दिलचस्प तमाशा जरूर देखेंगे। नाग ने सांप को हुक्म दिया कि वो वापस पठारी में चला जाए। सांप ने अपनी जुबान में नाग से कहा, ए नाग देवता, अगर आप हुक्म दे तो मैं इस सांप को चबाकर खा जाऊं जो आपको डसने आ रहा है। नाग ने सांप की जुबान में कहा, इसमें भला इतनी जरूरत हो सकती है? ये तो मैं खुद उसे हुक्म दूंगा कि मुझे डसे, ताकि इन लोगों पर मैं अपना असर डाल सकूं। अब तुम पटारी में चले जाओ। जो हुक्म नाग देवता। सांप वापस पटारी में चला गया। पटारी बंद कर दी गई। सपेरे ने जागीरदार से कहा, हुजूर ये शख्स कोई मामूली शोबदाबाज है, सांप से बातें करके आप पर रोब डालने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आज की साइंस ने साबित कर दिया है कि सांप के कान नहीं होते और वो कोई भी आवाज नहीं सुन सकता। जागीरदार ने कहा, वो सांप निकालो तुम, और सुनो, अगर उस सांप के जहर ने इस नौजवान पर कोई असर ना किया तो मैं तुम्हें उसी सांप से डसवाऊंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? सपेरे ने सोचा कि यह शख्स तो सांप के डसे से कभी नहीं बच सकेगा, फिर उसके डसने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बस उसने कहा, मुझे मंजूर है जनाब अली। जागीरदार ने हुक्म दिया, सांप को लाया जाए। वहां लोगों में बड़ी दिलचस्पी पैदा हो गई थी। वो एक दायरे की शक्ल में फर्श पर बैठ गए। जागीरदार कुर्सी पर बैठा था। सपेरा और नाग बीच में आमने सामने जमीन पर दोसानू होकर बैठे थे। सपेरे ने अपने थैले में से चांदी की एक छोटी सी डब्बी निकाली। उसे हाथ में लेकर जागीरदार से कहा, हुजूर इसमें बालशत भर का एक बड़ा ही खतरनाक जहरीला सांप है। कहते हैं ये सांप अगर किसी पत्थर पर मुंह मार दे तो पत्थर पानी बनकर बह जाता है। मैं एक बार फिर उस नौजवान की जवानी पर तरस खाकर ऐलान करता हूँ
کہ اگر اب بھی یہ ہار مان کر اپنی میرے آگے ہاتھ جوڑ دے تو میں اسے معاف کر دوں گا اور سانپ پٹاری میں رکھ لوں گا۔ جاگیردار نے ناگ کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیوں نوجوان، کیا خیال ہے تمہارا؟ اب بھی سوچ لو، ابھی وقت ہے۔ ناگ بڑے سکون سے بولا، میں نے سوچ لیا ہے جناب، میں نے سانپ سے اپنا آپ ڈسوانے کو تیار ہوں، لیکن مجھے ایک بات کی ضمانت دی جائے کہ اگر سانپ نے مجھے کچھ نہ کہا، یعنی مجھ پر اس کے زہر کا اثر نہ ہوا، تو پھر اس سپیرے کو ضرور اس سانپ سے ڈسوایا جائے گا۔ جاگیردار نے مکہ میز پر مار کر کہا، ہم اس گاؤں کے بادشاہ ہیں، ہمارا کہا پتھر پر لکیر ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ کھیل شروع کیا جائے۔ جو حکم حضور۔ سپیرے نے چاندی کی ڈبی ناگ کے آگے زمین پر رکھ دی۔ اسے کھولو اور سانپ کو ہاتھ میں پکڑو۔ سپیرے کو معلوم تھا کہ جو ہی ڈبی کھول کر ناگ نے سانپ کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، سانپ نے اچھل کر اس کے ہاتھ پر ڈس لے گا اور پھر ناگ کا سارا بدن گوشت اور ہڈیوں کے ساتھ پانی بن کر ریت پر بہہ جائے گا۔ چنانچہ اس نے جاگیردار اور دوسرے ساتھیوں سے کہا، جناب، آپ لوگ اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے کبھی کسی انسان کو پانی بن کر پگھلتے نہیں دیکھا ہوگا۔ سب لوگ دم بخود ہو گئے تھے۔ جاگیردار بھی بڑی دلچسپی سے یہ کھیل دیکھ رہا تھا، جو واقعی زندگی اور موت کا کھیل تھا۔ اسے بھی یقین تھا کہ یہ نوجوان ناگ سانپ کے ڈسنے سے ضرور ہلاک ہو جائے گا، مگر اس نے جو اس کی ایک کرامت دیکھی تھی کہ ناگ کے حکم سے سانپ نے پٹاری سے نکلنے سے انکار کر دیا تھا، تو سوچنے لگا ہو سکتا ہے کہ ناگ جیت جائے اور سپیرے کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے۔ بہرحال یہ تماشا بڑا خطرناک تھا، بلکہ خونی تھا۔ ناگ نے چاندی کی ڈبی کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ سپیرے کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ بولا، اگر تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو، کیونکہ ڈبی کے کھلنے کے بعد تم زندہ نہیں رہ سکو گے۔ ناگ نے سپیرے کی طرف دیکھ کر کہا، اگر تمہاری زندگی کی کوئی آخری خواہش ہو تو اسے یاد کر لو، کیونکہ اس کے بعد تمہاری باری آ رہی ہے۔ ناگ نے ڈبی کو کھول دیا۔ اندر واقعی ایک بڑا ہی خوبصورت دبلا پتلا سانپ اپنا چھوٹا سا پھن اٹھائے کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ سارے لوگ سانس روکے بیٹھے تھے۔ جاگیردار آنکھیں نہیں جھپکا رہا تھا۔ سپیرے نے کہا، اب اسے پکڑ کر باہر نکالو۔ ناگ نے بڑے آرام سے ڈبی کے اندر 2 انگلیاں ڈالیں۔ سفید سانپ نے ایک دم محسوس کر لیا کہ اس کے سامنے سانپوں کا عظیم دیوتا بیٹھا ہے۔ اس نے اپنا پھن سمیٹ لیا اور اپنی زبان میں کہا، عظیم ناگ دیوتا کو سلام۔ تمہیں بھی سلام سفید سانپ، ناگ نے کہا۔ سفید سانپ نے اپنی زبان میں پوچھا، عظیم دیوتا، یہ لوگ آپ کی آزمائش کر رہے ہیں؟ ناگ نے سانپ کی زبان میں کہا، ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ سفید سانپ مجھے ڈس لے گا اور میں پانی بن کر بہہ جاؤں گا۔ سفید سانپ نے ایک پھنکار ماری اور غصے میں کہا، عظیم دیوتا، ان کی یہ جرت، آپ حکم دیں تو میں ان سب کو ایک ایک کر کے ہلاک کر ڈالوں۔ میرے اندر اتنا زہر ہے کہ میں سارے گاؤں کو مار سکتا ہوں۔ پھنکار کی آواز سپیرے اور جاگیردار نے بھی سنی۔ سپیرا بولا، اب ڈرتے کیوں ہو؟ ہمت ہے تو مرد بن کر سانپ کو پکڑ کر باہر نکالو۔ سپیرے اور جاگیردار کو یقین ہو گیا تھا کہ ناگ اب بچ نہیں سکتا، کیونکہ سفید سانپ کی پھنکار بڑی دہشت ناک تھی۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سخت غصے میں ہے اور ناگ کو کسی حالت میں بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ناگ نے مسکرا کر کہا، صبر کرو، میں اسے باہر نکال رہا ہوں۔ اور دوسرے ہی لمحے ناگ نے سفید سانپ کو 2 انگلیوں کی مدد سے چاندی کی ڈبیا سے نکال کر اپنی ہتھیلی پر بٹھا لیا اور سفید سانپ کو حکم دیا، پھن اٹھا کر لاؤ۔ اسی حکم کے ساتھ ہی سفید سانپ نے پھن اٹھایا اور ناگ کی ہتھیلی پر بڑے مزے سے کنڈلی مار کر بیٹھ گیا اور پھن لہرانے لگا۔ سپیرا، دوسرے لوگ اور جاگیردار بت بنے یہ خوفناک تماشا دیکھ رہے تھے۔ سپیرے کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سفید سانپ نے ناگ کو کچھ نہیں کہا۔ ناگ نے سفید سانپ کو ہتھیلی سے اٹھا کر اپنی گردن میں اس طرح لٹکا لیا کہ سانپ کا پھن ناگ کے آگے آگے اٹھا ہوا تھا۔ ناگ نے کہا، جاگیردار صاحب، کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا شرط کے مطابق آپ سپیرے کو اس سانپ کو نہیں پکڑنا چاہیے؟ جاگیردار نے کہا، ضرور شرط پوری ہو کر رہے گی۔ سپیرے کی جان ہوا ہو رہی تھی، اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا، کاٹو تو اس کے بدن میں لہو نہیں تھا۔ اس نے مری ہوئی آواز میں کہا، معاف کر دو مجھے۔ جاگیردار نے کڑک کر کہا، شرط پوری ہو کر رہے گی، یہی ہمارا اصول ہے، سانپ سپیرے کو دیا جائے۔ ناگ نے سانپ چاندی کی ڈبی میں رکھ دیا اور ڈبی سپیرے کی طرف بڑھا کر کہا، لو، اب شرط کے مطابق تم اس ڈبی کو کھول کر سانپ باہر نکالو۔ سپیرا کانپ رہا تھا، اس کے ہونٹ خوف کے مارے خشک ہو رہے تھے۔ اس نے ہاتھ باندھ کر کہا، اے نوجوان، میں اس ملک کا ایک پرانا سپیرا ہوں، ساری زندگی سانپوں سے کھیلتا رہا ہوں۔ میں تم سے اپنی گستاخی کی معافی مانگتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بڑا بول نہیں بولوں گا۔ مجھے معاف کر دیا جائے، مجھے معاف کر دیا جائے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سانپ میری زندگی لے کر رہے گا۔ ناگ کے دل پر سپیرے کی اس فریاد کا اثر ہو گیا۔ اس نے جاگیردار سے کہا، جناب، میری آپ سے درخواست ہے کہ اس سپیرے کی جان بخشی کر دی جائے اور اس کے بڑھاپے پر رحم کیا جائے۔ جاگیردار نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے سپیرے کی طرف دیکھا جو تھر تھر کانپ رہا تھا اور ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ سب کو اس کے بڑھاپے پر ترس آ گیا۔ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ٹھیک ہے، اس بوڑھے پر رحم کیا جائے، اسے معاف کر دیا جائے۔ جاگیردار نے کہا، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، دفع ہو جاؤ میرے گاؤں سے۔ پھر اس نے ناگ کی طرف دیکھ کر کہا، اے نوجوان، آج سے تم میرے خاندان کے سپیرے ہوگے۔ ہمارے خاندان میں ایک نہ ایک سپیرا ضرور ہوتا ہے
अगर तुम कबूल करो तो मैं तुम्हें 1000 रुपये महीना तनख्वाह दूंगा और खाने और रिहाइश का इंतज़ाम भी मैं ही करूंगा। नाग यही चाहता था कि उसे उस हवेली में रहने का मौका मिले ताकि वो मालूम कर सके कि अहमद के माँ बाप किस तहखाने में कैद हैं। उसने कहा, मुझे मंजूर है जनाब, आपने मेरी जो कदर की है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शाबाश, आज से तुम हमारे ख़ानदानी सपेरे हो गए हो और हम जिस किस्म का सांप कहें तुम्हें सहरा से पकड़ कर लाना होगा। ऐसा ही होगा जनाब। मगर तुमने अपना नाम नहीं बताया, तुम्हारा नाम क्या है? नाग ने कहा, मेरा नाम नाग है। जागीरदार बोला, बड़ा दिलचस्प नाम है, बिल्कुल सांपों जैसा नाम है। फिर उसने हुक्म दिया कि नाग को हवेली की सबसे ऊपर वाली मंजिल में ले जाकर एक कमरा दे दिया जाए। नाग अपने कमरे में आ गया। छोटा सा कमरा था मगर आराम की हर शय मौजूद थी। नाग ने आते ही सबसे पहले गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किए, खाना खाया। कुछ खाना एक मिट्टी के बर्तन में डालकर साथ लिया और सीधा गांव से निकलकर उस टीले पर आ गया जिसके गार में अहमद इंतजार कर रहा था। अहमद ने नाग को देखा तो बड़ा खुश हुआ। नाग ने उसे सारी दास्तान सुनाई, फिर उसे खाना खिलाया। वो उसके लिए कपड़े और कालीन का एक टुकड़ा भी लाया था। कालीन का टुकड़ा उसने ज़मीन पर बिछा दिया और कहा, तुम यहाँ इत्मीनान से आराम करो, मैं आज ही रात तुम्हारे माँ बाप का पता चलाने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह तुम्हें एक दिन से ज़्यादा इस गार में नहीं रहना पड़ेगा। अच्छा, अब तुम खाना खा चुके हो, आराम करो। मैं रात का खाना भी छोड़े जा रहा हूँ, पानी भी तुम्हारे पास सुराही में मौजूद है। मैं कल दिन में आऊँगा और खुदा ने चाहा तो अपना काम ख़त्म करके आऊँगा। नाग शाम होने तक ही वापस हवेली में अपने कमरे में पहुँच गया। शाम का खाना उसे एक नौकर देने आया। उसने नौकर से इधर उधर की बातें शुरू कर दी। वो उससे मालूम करना चाहता था कि अहमद के माँ बाप किस जगह कैद हैं। उसने नौकर से कहा, बड़ी शानदार हवेली है, मैंने ऐसी हवेली कभी नहीं देखी। नौकर ने कहा, हमारा मालिक करोड़पति है, मालिक है इस सारे इलाके का। नाग ने कहा, मैंने सुना है कि इस इलाके के लोग अपने घरों के नीचे तहखाने ज़रूर बनाते हैं, क्या इस हवेली में भी कोई तहखाना है? नौकर कुछ रुका, फिर बोला, तुम क्यों पूछ रहे हो? नाग ने मुस्कुरा कर कहा, वैसे ही पूछ रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। नौकर ने कहा, मुझे नहीं मालूम, मैंने यहाँ कभी कोई तहखाना नहीं देखा। और नौकर जल्दी से बाहर निकल गया। नौकर अपने मालिक का बड़ा वफादार था। उसने जाते ही जागीरदार से जाकर सारी बात कर दी कि नाग उससे कुरेद कुरेद कर तहखाने के बारे में पूछ रहा था। जागीरदार का माथा ठनका। उसने माथे पर बल डालकर पूछा, कोई और भी बात पूछी उस सपेरे ने? नौकर बोला, नहीं हजूर, बस यही पूछ रहा था कि इस हवेली में कोई तहखाना भी है कि नहीं। ठीक है, तुम जाओ। नौकर चला गया। जागीरदार ने अपने खास आदमी याकूत को बुलाकर कहा, मुझे इस नए सपेरे नाग पर कुछ शक सा पड़ गया है। वो हमारी हवेली के तहखाने के बारे में पूछ रहा था। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे के साथ दोस्ती डालकर पता करो कि ये शख्स कौन है और यहाँ क्या करने आया है। जो हुक्म सरदार। याकूत चला गया। उसने वहाँ से नाग की हवेली का रुख किया। नाग शाम के खाने के बाद आराम कर रहा था और अहमद की माँ और उसके बाप के बारे में सोच रहा था कि याकूत ने अंदर आकर कहा, भाई नाग, क्या कर रहे हो? और वो नाग के पास ही कालीन पर बैठ गया। इधर उधर की बातें करने के बाद एक आह भरकर बोला, तुम खुदा जाने क्या सोच कर यहाँ आए हो? खुदा की कसम, मैं तो इस गांव में रहते हुए तंग आ गया हूँ। नाग ने पूछा, क्या तुम इस मुल्क के नहीं हो? याकूत बोला, नहीं भाई, मैं तो मुल्क सूडान का हूँ, मेरे बीवी बच्चे भी सूडान में रहते हैं, जब से आया हूँ यहाँ फंस कर रह गया हूँ। नाग ने कहा, तुम अपने बीवी बच्चों को यहाँ अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? याकूत ने कहा, यह जागीरदार बड़ा जालिम है, ना मुझे जाने देता है, बच्चों को यहाँ बुलाने की इजाज़त भी नहीं देता। फिर नाग का हाथ थाम कर बोला, खुदा के लिए मेरी बात जागीरदार को ना बताना, नहीं तो मेरी गर्दन मार देगा। मैंने तुम्हें अपना भाई समझकर अपने दिल का हाल बयान कर दिया है। नाग ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। नाग ने दिल में सोचा कि इस शख्स को अपना राजदार बनाया जा सकता है क्योंकि जागीरदार के ये खिलाफ है। नाग उस शख्स के फरेब में आ गया था। नाग ने पूछा, ये शख्स काम क्या करता है? याकूत ने कहा, काम क्या करना है, बस लोगों पर जुल्म सितम करता है, जैली सिक्के भी बनाता है, अपने दुश्मनों को पकड़कर कैद में भी डाल देता है, जहाँ वो सिसक सिसक कर मर जाते हैं। नाग ने पूछा, सुना है इसने अपने तहखाने में कुछ लोगों को कैद कर रखा है? याकूत बोला, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसने खास तहखाना इस काम के लिए बनवाया है। अब नाग ने सोचा कि इससे अहमद के माँ बाप के बारे में भी पूछ लेना चाहिए। उसने कहा, क्या यहाँ किसी तहखाने में कोई बूढ़े मियाँ बीवी भी कैद हैं? याकूत खबरदार हो गया। जागीरदार का शक बिल्कुल ठीक था। उसने सोचा, ये सपेरा नाग तो जासूस है। याकूत ने झूठ मूठ डरते हुए कहा, नाग भाई, पहले वादा करो कि तुम किसी से बात नहीं करोगे, अगर तुमने किसी को बता दिया तो जागीरदार मेरे खाल खिंचवा देगा। नाग ने कहा, मैंने कह जो दिया कि किसी से बात नहीं करूंगा, तुम बेफिक्र होकर बताओ मुझे। याकूत बोला, हाँ, इसने एक मियाँ बीवी को तहखाने में कैद कर रखा है और उन्हें 2-1 दिन में मरवा डालेगा। नाग ने पूछा, उनके साथ जागीरदार की क्या दुश्मनी है? याकूत ने कहा, जागीरदार ने उनकी ज़मीन अपने कब्जे में कर ली है और अब उन्हें ख़त्म करके ज़मीन अपने नाम लिखवाना चाहता है, लेकिन सुना है कि उन लोगों का एक लड़का अहमद भी है, क्या वो अपनी ज़मीन पर दावा नहीं कर देगा? याकूत चौंका।
इस नाग को तो सब कुछ मालूम है। उसने कहा, तुमने ठीक सुना है नाग भाई, अहमद एक लड़का है उनका, जागीरदार उसकी तलाश में भी है, मगर उसका कहीं पता नहीं चल रहा। उसने अहमद को मरवाने की कोशिश भी की थी, मगर मालूम हुआ कि अहमद बचकर निकल गया और सहरा में किसी तरफ निकल गया है। लेकिन जागीरदार का ख्याल है कि वो सहरा में भटक भटक कर मर गया होगा। नाग ने कहा, वो जिंदा है। याकूत तो दंग रह गया कि ये नाग तो बड़ा खास आदमी है और ख़ास मिशन पर आया है। उसने पूछा, क्या सच कहते हो कि अहमद जिंदा है? हाँ, मगर मैं बताऊंगा नहीं कि वो कहाँ है। याकूत ने सोचा कि नाग के साथ दोस्ती जताकर ही पता किया जा सकता है कि अहमद कहाँ है। उसने कहा, नाग भाई बेशक ना बताओ, खुदा ने चाहा तो अहमद बच जाएगा, मगर ये जागीरदार बड़ा जालिम है। कमबख्त के जासूस सारे मुल्क में फैले हैं, ये ज़रूर पता करवा के छोड़ेगा कि अहमद कहाँ है और फिर उसे मरवा देगा। नाग ने कहा, नहीं, अहमद ऐसी जगह पर है कि इस जागीरदार का बाप भी वहाँ नहीं पहुँच सकता। याकूत ने कहा, मैं कहता हूँ कि अगर अहमद ज़मीन के अंदर भी होगा तो ये जागीरदार उसे निकलवा लेगा। तुम इसे नहीं समझते, मैं इसे जानता हूँ कि इसके वसीले बड़े हैं। असल में याकूत नाग को गर्मी और ताव दिलाकर उसके मुंह से ये निकलवाना चाहता था कि अहमद फलां जगह पर है। नाग आखिर उसके फरेब में आ ही गया। याकूत ने सरगोशी में कहा, हम दोनों इस जागीरदार से खुश नहीं हैं। तुम नए नए आए हो, कुछ दिन रहोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी यहाँ हराम हो जाएगी, इसलिए मेरे साथ मिल जाओ, हम इस जागीरदार का खात्मा कर देते हैं। नाग ने कहा, तुम्हारे अकेले मिल जाने से काम नहीं बनता। याकूत ने जल्दी से कहा, इसकी फिक्र ना करो, सारे लोग अंदर से जागीरदार के खिलाफ हैं, वो सिर्फ इसके मुंह पर ऐसा नहीं कहते, और फिर उन्हें मालूम है कि यहाँ उनका साथी कोई नहीं है। जब उन्हें पता चला कि हम बागी भी हैं तो वो सारे के सारे हमारे साथ मिल जाएंगे। नाग बड़ा खुश हो रहा था कि उसका ख्याल था कि मैदान साफ हो रहा था और वह अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला है। उसे नहीं खबर थी कि वह याकूत बल्कि जागीरदार के फैलाए हुए जाल में फंसता चला जा रहा है। नाग ने कहा, हाँ, अगर सब हमारे साथ मिलकर हमला करें तो हम इस हवेली पर कब्जा कर सकते हैं। याकूत ने कहा, उसके लिए ज़रूरी होगा कि हम किसी जगह छुप कर अपनी ताकत को इकट्ठा करें और फिर हमला करें। मुसीबत यह है कि हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ छुप कर हम हमले की तैयारी कर सकें। नाग ने कहा, मेरे पास एक जगह है, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? नाग ने कुछ सोचा, फिर उसे ख्याल आया कि ये बेचारा तो खुद जागीरदार के जुल्म से तंग आया हुआ है, इस पर भरोसा कर लेना चाहिए, बल्कि इससे मिलकर ही हम जागीरदार को ख़त्म करके तहखाने से अहमद के माँ बाप को निकलवा सकते हैं। नाग ने कहा, हाँ, आधी रात को मेरे साथ चलना, लेकिन शर्त यह है कि अभी सिवाय तुम्हारे उस खास जगह के किसी को खबर ना हो। याकूत ने कहा, किसी को नहीं बताऊंगा, तुम बेफिक्र हो। याकूत ने सलाम किया और कोठरी से निकलकर सीधा जागीरदार के पास गया। वो बड़ा खुश था कि उसने नाग का सारा राज उगलवा लिया है। जब जागीरदार को पता चला कि नाग असल में जासूस है और उसकी हवेली को तबाह करने और उसके दुश्मन अहमद के माँ बाप को फरार करवाने आया है, तो गुस्से से उसकी लाल आंखें और लाल हो गई। उसने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, अभी मेरा एक दुश्मन मफरूर है, मुझे उसकी तलाश है, उसका नाम अहमद है। नाग को ज़रूर मालूम है कि वो कहाँ है, बस तुम इसके साथ मीठा बनकर पता करो कि अहमद कहाँ पर कैद है। अभी नाग को अपने एतमाद में ही रखना। ठीक है जनाब, ऐसा ही होगा, याकूत ने कहा। नाग अपने भोलेपन से जाल में फंस गया था। आधी रात को याकूत चुपके से नाग के कमरे में पहुंच गया। नाग ने उसे अंदर बुलाकर बिठाया और कहा, अगर तुम मुझसे वादा करो कि मेरी बातें किसी को नहीं बताओगे और तहखाने से अहमद के माँ बाप को निकलवाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, बल्कि इस गांव का जागीरदार बना दूंगा। याकूत ने कहा, मैं कसम खाकर वादा करता हूँ कि किसी से तुम्हारी बातों का जिक्र न करूंगा। वैसे भी नाग भाई, मैं भला किसी को बता सकता हूँ कि हम मिलकर जागीरदार के जुल्म के खिलाफ बगावत कर रहे हैं? मैंने अपने एक साथियों से ये बात की थी। फिर वो क्या कहने लगे? नाग ने पूछा। वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि हम इस जागीरदार से निजात हासिल करना चाहते हैं, नाग से कहो कि हमारी रहनुमाई करे। नाग बड़ा खुश हुआ, बोला, हम बहुत जल्द इस जालिम जागीरदार का तख्ता उलट देंगे। याकूत ने कहा, मगर भाई नाग, हमें कोई ऐसी खुफिया जगह चाहिए जहां हम छुप कर गोला बारूद जमा कर सकें और फिर तैयारी करके एक दिन गांव पर हमला कर दें और इस जालिम जागीरदार को ख़त्म करके लोगों को इसके जुल्म से निजात दिलाएं। नाग ने कहा, जगह मेरे पास बड़ी अच्छी है, अभी चलकर तुम्हें दिखाता हूँ। वहाँ तुम एक दोस्त को देखकर खुश हो जाओगे। कौन सा दोस्त? क्या वहाँ हमारा कोई साथी पहले से मौजूद है? याकूत के इस सवाल पर नाग ने कहा, तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि जागीरदार का दुश्मन नंबर 1 अहमद भी उसी गार में छुपा हुआ है। याकूत वाकई खुशी से उछल पड़ा। यही तो वो मालूमात थी जिसे हासिल करने के लिए जागीरदार उसे नाग के पास भेजा था। उसने कहा, तो फिर जल्दी चलो, मुझे अहमद से मिलकर बड़ी खुशी होगी। नाग ने फिर उसे ताकीद की, मगर एक बात का वादा करना होगा कि ये राज सिवाय हमारे आपस के आदमियों के दूसरे किसी को मालूम ना हो। नहीं भाई,
भला हम अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मार सकते हैं? कहीं जागीरदार के आदमियों में कोई उनका जासूस तो नहीं है? हमें इसका भी बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि एक जासूस हमारे सारे किए किराए पर पानी फेर सकता है। याकूत बोला, तौबा करो नाग भाई, सारे आदमियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सारे के सारे जागीरदार के जुल्म के सताए हुए हैं, बड़े गरीब और मुखलिस लोग हैं। वो कभी जागीरदार के लिए जासूसी नहीं कर सकते। नाग ने कहा, बहरहाल तुम्हें खबरदार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई पता नहीं कब कोई आदमी जासूस बन जाए। जासूस बाहर से नहीं आया करते, अपने अंदर ही से बनाए जाते हैं। नहीं भाई, हमारे आदमियों में कोई जासूस नहीं है। अब ऐसा करो कि जल्दी से मुझे चलकर वो जगह दिखा दो, ताकि हम कल से वहाँ असलहा जमा करना शुरू कर दें। आओ मेरे साथ, हमें हवेली के किसी खुफिया रास्ते से बाहर निकलना होगा। नाग ने कहा, क्या यहाँ कोई खुफिया रास्ता है कि जहाँ से दाखिल होते और वापस आते हुए हमें कोई देख ना सके? क्योंकि मैं इस हवेली के जासूसों से पूरी तरह बाखबर रहना चाहता हूँ। याकूत ने कहा, क्या तुम्हारा ख्याल है कि मैं जासूस हूँ? नाग ने कहा, अरे नहीं, तौबा करो याकूत भाई, तुम पर तो मैं जिंदगी में कभी शक कर ही नहीं सकता। मैं तो एक असूल की बात कर रहा था कि हमें जासूसों से खबरदार रहना चाहिए। अच्छा, आप ये बताओ कि यहाँ कोई खुफिया रास्ता है? याकूत बोला, हाँ है, मेरे पीछे पीछे आओ। याकूत ने नाग को साथ लिया और हवेली की पहली मंजिल पर आकर एक दरवाजे में दाखिल हो गया। उसके अंदर एक राहदारी थी जहाँ अंधेरा था। यहाँ से गुजरे तो सामने एक दरवाज़ा आ गया। याकूत ने आगे बढ़कर दरवाजे का ताला खोलकर किवाड़ खोला तो सामने से ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। नाग ने पूछा, क्या यहाँ से बाहर को रास्ता जाता है? याकूत ने कहा, खामोश रहो, पहरेदार ने सुन लिया तो अभी हमारी गर्दनें काट दी जाएंगी। हाँ, यहाँ से बाहर को रास्ता जाता है। याकूत ने नाग को हवेली से बाहर पहुंचा दिया। यहाँ से एक छोटा सा वीरान रास्ता बाहर सहराई मैदानों की तरफ जाता था। कहीं कहीं खजूरों के खूबसूरत झुंड भी थे जो रात को बड़े पुरस्रार से लग रहे थे। ऐसा लगता था जैसे 2-3 जिन बाल खोले खड़े हों। अब बताओ कि हमें किस तरफ जाना है? याकूत ने पूछा। नाग ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर एक खुश्क टीला है, हमें उस टीले तक जाना होगा। एक टीला तो वो सामने नजर आ रहा है। हाँ वही होगा मेरे ख्याल में, वहाँ चलकर मालूम करते हैं। दोनों टीले के पास पहुंचे तो रात के अंधेरे में टीले को गौर से तकने के बाद नाग ने कहा, यही वो टीला है, अब मेरे पीछे पीछे चले आओ। यहाँ एक गार का दरवाज़ा है, हमें उसी दरवाजे तक पहुँचना है। दोनों टीले का चक्कर लगाने लगे। अंधेरे में बहुत कम नजर आ रहा था, आसमान पर चांद भी नहीं था। आखिर नाग ने गार का दरवाज़ा तलाश कर लिया। आओ मेरे साथ। नाग ने झाड़ियाँ परे हटाई और याकूत को साथ लेकर गार के अंदर चला गया। अंदर अहमद सो रहा था। उसके पास ही पत्थर पर एक मोमबत्ती धीमे धीमे जल रही थी। वहाँ उसकी हल्की धीमी रोशनी फैली हुई थी। याकूत अहमद को पहचानता था। उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन को पत्थरों पर सोता देखकर बेहद खुशी हुई। वो उसी पर झुक गया। कहीं ये मर तो नहीं गया? नाग हंसा, नहीं, ये अभी नहीं मर सकता, ये जिंदा है और जागीरदार को मारने के लिए हमारे साथ जिंदा रहेगा। नाग ने अहमद को उठा दिया। उसने आंखें मलकर रोशनी में याकूत को देखा तो चीख मारकर बोला, नाग भाई, ये तो जागीरदार का आदमी है, इसको तुम कहाँ से ले आए हो? नाग ने कहा, फिक्र करने की जरूरत नहीं भाई अहमद, ये शख्स अब हमारा साथी है। ये खुद तुम्हारी तरह जागीरदार के जुल्म से तंग आया हुआ है। अहमद बोला, मुझे इस शख्स से खौफ आता है, क्योंकि इसी ने मेरे माँ बाप को घसीट कर तहखाने में फेंका था। याकूत ने जल्दी से गिड़गिड़ा कर कहा, भाई अहमद, तुम तो जानते हो कि मैं एक गरीब इंसान हूँ, मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ। अगर मैंने तुम्हारे माँ बाप को कैद में डाला था तो मैं मजबूर था, हुक्म का बंदा था, मगर अब मुझे होश आ गया है। अब मैं भी तुम्हारी तरह जागीरदार से बदला लेने के लिए उठ खड़ा हुआ हूँ। अब तुम मुझे अपना दोस्त और जागीरदार का दुश्मन समझो। अहमद आखिर एक बच्चा था। अगर नाग जैसा समझदार आदमी मकार याकूत की चाल में आ सकता था तो अहमद भी आ सकता था। अहमद को भी यकीन हो गया कि याकूत वाकई जागीरदार का दुश्मन और उनका दोस्त है। उसने कहा, क्या मेरे माँ बाप जिंदा हैं? याकूत बोला, बिल्कुल जिंदा हैं, और मैं उन्हें छुप कर खाने पीने को दे दिया करता हूँ, क्योंकि मुझसे अब इंसानों पर जुल्म होता नहीं देखा जाता। अहमद ने कहा, तो फिर मेरे माँ बाप को छुड़ा कर यहाँ ले आओ। याकूत बोला, उसी के लिए तो हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। हमें तुम्हारे माँ बाप को भी रिहा कराना है, दूसरे कैदियों को भी रिहा कराना है जो मौत का इंतजार कर रहे हैं, और जागीरदार को भी ठिकाने लगाकर हवेली पर कब्जा करना है। अहमद बड़ा खुश हुआ। हमें ये सब कुछ बहुत जल्दी करना चाहिए। याकूत ने कहा, बस कल परसों तक हमला कर देंगे। नाग बोला, मैं याकूत को ये जगह दिखाने लाया था। हम कल से यहाँ भारी असलहा जमा कर रहे हैं। परसों हम हवेली पर हमला कर देंगे और तुम्हारे माँ बाप को भी छुड़ा कर ले आएंगे। अहमद खुश था, याकूत भी खुश था कि उसे अपने मालिक जागीरदार के आगे सुरखरू होने का मौका मिला। अब वो उसका वजीर बनकर रहेगा और जागीरदार उसकी तरक्की भी कर देगा। उसने नाग से कहा, भाई नाग, अब हमें चलना चाहिए ताकि रात ही रात में दूसरे साथियों से भी बात तय कर लूँ, और कल से हम चोरी छुपे हवेली से गोलियां और बंदूकें लाकर यहाँ जमा करना शुरू कर दें।
ٹھیک ہے آؤ چلتے ہیں۔ احمد تمہیں کسی شے کی تکلیف تو نہیں؟ نہیں بھائی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، کھانے کو بھی ہے اور پانی بھی موجود ہے، بس اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں اور پرسوں میرے ماں باپ کو خیر خیریت سے یہاں بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ، ناگ نے کہا۔ دونوں رات کے اندھیرے میں ہی غار سے نکل گئے۔ حویلی میں آ کر ناگ اپنی کوٹلی میں چلا گیا اور یاقوت سیدھا جاگیردار کی خوابگاہ میں آیا اور اس نے آتے ہی سارا کچھ جاگیردار کو بتا دیا۔ جاگیردار تو سن کر حیران رہ گیا کہ یہ ناگ ایک زبردست سازش کرنے وہاں آیا تھا۔ اس نے خنجر لہرا کر کہا، میں ابھی جا کر احمد کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یاقوت نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں صبح کی روشنی کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہرگز نہیں، میں ابھی جا کر اپنے دشمن کے خون سے پیاس بجھاؤں گا، اس کے بعد اس کے ماں باپ کو بھی ختم کر دوں گا۔ چلو اٹھو میرے ساتھ غار کی طرف۔ یاقوت نے جاگیردار کو ساتھ لیا اور ڈھلتی رات کے اندھیرے میں ستاروں کی دھیمی دھیمی روشنی کا سہارا لیے ٹیلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب ادھر ایسا ہوا کہ ناگ کے جاتے ہی احمد نے سونے کی کوشش شروع کر دی، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہ سوچ کر وہ بڑا خوش ہو رہا تھا کہ 2-1 دنوں میں وہ اپنے پیارے ماں باپ کے پاس ہوگا۔ اتنے میں اسے ایک ایسی آواز سنائی دی جیسے کسی نے پھنکار ماری ہو۔ یہ ایک صحرائی سانپ کی آواز تھی۔ احمد اس آواز سے واقف تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ موم بتی کی روشنی میں ایک سفید سانپ جس کے سر پر زرد داغ تھے پھن پھیلا کر اس کے سامنے آ گیا اور احمد کو ڈسنے کی تیاریاں کرنے لگا۔ احمد نے جلدی سے جیب سے ناگ کا رومال نکال کر سانپ کے آگے پھینک دیا۔ رومال نے تو گویا جادو کا کام کیا۔ اس کے گرتے ہی سانپ نے پھن سکیڑ لیا اور جھک کر رومال کو سجدہ کیا اور پھر احمد کے گرد چکر لگانے لگا جیسے اس کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہو۔ احمد نے کہا، کیا تم مجھے کچھ نہیں کہو گے نا؟ سانپ نے سامنے آ کر احمد کے آگے سر جھکا دیا۔ احمد بڑا خوش ہوا۔ سانپ نے احمد کے گرد 6-7 بار چکر لگایا اور پھر ایک کونے میں جا کر پہرا دینے لگا۔ وہ اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا تھا، صرف احمد کو اس کا سایہ دکھائی دے رہا تھا۔ اتنے میں جاگیردار کو لے کر یاقوت بھی غار کے دروازے پر پہنچ گیا۔ احمد نے آٹ سنی تو آواز دی، ناگ بھائی کیا یہ تم ہو؟ پھر اس کے سامنے جاگیردار اور یاقوت ہاتھوں میں خنجر لیے کھڑے تھے۔ جاگیردار نے گرج کر کہا، بد نصیب، اب ناگ کو بھول جاؤ، اپنے ماں باپ کو بھی بھول جاؤ، یہ تمہاری زندگی کی آخری گھڑی ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ احمد سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ سازش ہوئی ہے۔ اس کا خیال درست تھا کہ یاقوت جاگیردار کا ساتھی ہے اور اس کے ساتھ مل کر سازش کر رہا ہے۔ آخر ناگ اس سازش میں پھنس گیا اور اس نے اسے بھی اپنے ساتھ پھنسا لیا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، ہر شے ٹوٹ چکی تھی، زندگی کی شمع ٹمٹمانے لگی تھی۔ جاگیردار نے یاقوت کو حکم دیا، یاقوت آگے بڑھو، احمد کی گردن کاٹنے کی خوشی تم حاصل کرو، جو حکم حضور۔ اور یاقوت خنجر ہاتھ میں لے کر احمد کی طرف بڑھا۔ احمد خود بھی اس بات کو بھول گیا کہ ناگ کے دیوتا ہونے کی وجہ سے سفید سانپ پر فرض ہو گیا تھا کہ جس کے پاس ان کے دیوتا کا رومال ہے اس کی جان کی حفاظت کریں۔ چنانچہ سانپ نے کونے میں کنڈلی مار کر بیٹھا احمد کی حفاظت کر رہا تھا اور یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ جب سفید سانپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ناگ دیوتا کے بھائی کی طرف خنجر لے کر بڑھ رہا ہے تو اس نے اپنا فرض ادا کیا، وہیں سے چھلانگ لگا کر اچھلا اور یاقوت کی گردن پر آ کر ڈس دیا۔ اس کے ذہن نے حیرت انگیز کام کیا، یاقوت کا سارا جسم ایک دم سے سن ہو گیا، اس کے ہاتھوں اور ٹانگوں سے طاقت چلی گئی اور وہ کھڑے درخت کی طرح زمین پر گر پڑا۔ یہ دیکھ کر جاگیردار نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی یہ بھی کوشش کی کہ بھاگتے بھاگتے وہ احمد کے سینے پر خنجر پھینک جائے، مگر سانپ بلا اسے کب اتنی مہلت دے سکتا تھا؟ اپنے عظیم دیوتا کے بھائی کی جان بچانا تو اس کا مقدس فرض تھا۔ پس یاقوت سے فارغ ہوتے ہی سانپ نے دوسری چھلانگ لگائی اور جاگیردار کے ماتھے پر آ کر ڈس دیا۔ جاگیردار کے ماتھے پر سانپ کی زبان لگی، بس اسے بھی محسوس ہوا جیسے ماتھے پر زبان لگی ہے۔ اصل میں سانپ نے دانتوں کے ذریعے اپنا باقی کا سارا خطرناک زہر بھی جاگیردار کے خون میں داخل کر دیا تھا۔ جاگیردار کا ہاتھ لرزا، خنجر اس کے ہاتھ سے گر پڑا، اس کے ساتھ ہی اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں، پھر سارا جسم لرزنے لگا، پھر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں اور وہ دھڑام سے فرش پر گر پڑا۔ احمد اٹھ کر دونوں لاشوں کے قریب آیا۔ اس نے سانپ کی طرف شکریہ کے انداز میں دیکھا اور پھر کہا، میرے محسن، اب اپنے عظیم دیوتا ناگ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ میرے پاس آئے اور اپنے دوست دشمن کا حال دیکھے۔ احمد نے ناگ کا دیا ہوا رومال سانپ کو سنگھا دیا۔ رومال کو سونگتے ہی سانپ غار سے باہر نکل گیا۔ اب اسے صاف صحرا میں ناگ دیوتا کی بو آ رہی تھی۔ سانپ تیزی سے صحرا میں بھاگتا چلا گیا۔ آخر صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ حویلی کی اوپری والی منزل پر آ گیا، کیونکہ یہاں سے بڑی تیز بو آ رہی تھی۔ ناگ اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی اس کے دروازے پر ہاتھ مار رہا ہے۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کر دروازے کے قریب آ کر پوچھا، کون ہے؟ دوسری طرف سے سفید سانپ نے اپنی زبان میں کہا، اے عظیم ناگ دیوتا، میں ہوں آپ کا غلام۔ ناگ بڑا حیران ہوا کہ یہ صحرا کا سانپ یہاں اس وقت کیسے آ گیا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک سفید سانپ نے سر جھکا دیا۔
नाग ने उसकी जुबान में वहां रात को आने का मकसद पूछा। सफेद सांप ने सारी कहानी बयान कर दी। अब नाग की आंखें खुली। सांप ने कहा, आपके छोटे भाई ने आपको बुलाया है, चलो मेरे साथ। नाग ने उड़न सांप का रूप धारा और सफेद सांप को कंधे पर उठाकर उड़ता हुआ गार वाले टीले के पास आ गया। यहाँ उसने दोबारा इंसान की शक्ल इख्तियार की और गार के अंदर जाकर अहमद से मिला। अहमद ने कहा, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। याकूत जागीरदार से मिलकर हम सबको मरवाने की कोशिश कर रहा था। इसका सबूत याकूत और जागीरदार की लाशें थी जो अंदर पड़ी थी और मोमबत्ती की रोशनी में उनका बुरा हाल साफ नजर आ रहा था। नाग ने शर्मिंदगी सी महसूस की कि वो अक्लमंद होते हुए भी एक मकार शख्स की मकारी में आ गया। कहने लगा, अहमद, मैं मानता हूँ कि मुझसे हिमाकत हो गई। दुश्मन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दुश्मन का साथी भी दुश्मन ही होता है। अहमद ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? जाहिर है दूसरे लोग भी जागीरदार के साथी हैं और हमारे दुश्मन भी। मेरे माँ बाप कब मेरे पास आएंगे? नाग ने गर्दन उठाकर कहा, अहमद घबराओ नहीं, अब मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा। तुम्हारे माँ बाप को मैं अभी लेकर आता हूँ। अहमद ने कहा, मगर तुम अकेले हो भाईजान, मैं उन जालिमों के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। नाग ने इतना कहकर सफ़ेद सांप को अपने साथ लिया और गार से निकलकर हवेली की तरफ चल पड़ा। उस वक्त दिन की हल्की हल्की रोशनी में जागीरदार की भयानक हवेली की बुर्जी दूर से साफ नजर आ रही थी। नाग ने फैसला कर लिया था कि वो जान की बाजी लगाकर भी अहमद के माँ बाप को कैद से रिहा करवा के ही लाएगा। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। क्या अहमद के माँ बाप रिहा हो सके? बर्फानी सहराओं में अंबर पर क्या गुजरी? मारिया जापानी समंदर में कहाँ तक गई? ये सब कुछ जानने के लिए इसी कहानी की अगली किस्त मुलाहिजा कीजिए नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।